बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोई एटन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और इसके साथ ही आपको पता है कि आजकल जो सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल और उसके साथ साथ जो मौसम की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब में हमारा जो हम डेली इस पर बात भी करते हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हर बंदा जो है अब अपनी तौर पे अपनी मदद के तहत उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। हुकूमती सतह पर भी जो है वो काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि उन लोगों की मदद की जा सके जो लोग इस टाइम बेघर हो चुके हैं, जिन लोगों की घर की छतें उनसे दूर हो गई हैं, उनके प्यारे उनसे दूर चले गए हैं, खाने पीने की अशिया उनके पास नहीं है। बहुत ज़्यादा जिस टाइम समा कहते हैं क़यामत कब आएगी, ये क़यामत का ही समा है एक किस्म का कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैली हुई है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका हुआ है। और ये ऐसा नुकसान है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनको। एक सर्वाइव तो वो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को दोबारा उस स्टेज पर ले जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और उसमें हम लोग अपने तौर पे जो रोल प्ले कर सकते हैं वो यही है कि उन लोगों की जितनी हेल्प की जा सके, आप लोगों का जितना भी क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं चाहती हूँ कि तमाम उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि आप लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा हिस्सा भी उनके चेहरों पर जो है वो स्माइल ला सकता है। वो किस तरह के आप अपने जो है वो उनको कपड़े इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिक जो नीड्स हैं इस टाइम, उनको राशन की ज़रूरत है, पका पकाया जो खाना है वो उनको ज़रूरत है इस टाइम। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं और हमें इन चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ रहा। ये वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो लोग अभी इस टाइम मुश्किल में हैं, हमें उनके लिए आसानियाँ करनी हैं और साथ साथ जो है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अनीला फातिमा, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं अली अम्मार यासिर जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और आज हम बात करेंगे अनीला से, जिस तरह अभी सैलाब आया हुआ है तो उस हवाले से काफ़ी बीमारियां भी जो हैं वो फैल रही हैं। खुराक की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह की खुराक उनको लेनी चाहिए इस टाइम, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उस पर बात करेंगे। अली हमारे साथ मौजूद हैं तो अली से इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे कि ये क्या वहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ इनकी चल रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे। ये क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, जिस तरह अभी सैलाब के हवाले से हम बात कर रहे थे तो उस हवाले से खुराक की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, थोड़ा सा पहले उस पर बात कर लेते हैं। जी, मैं अभी रिसेंटली खुद भी उन एरियाज से होके आई हूँ। एक हमारी छोटी सी एक्टिविटी थी वहाँ पे, बस हमारा कैंप था तो मैं गई थी वहाँ पे। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा नोट किया, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी, मतलब उनके कलर्स बिल्कुल पेल। और हर फीमेल, हमारा मेडिकल कैंप था वहाँ पे, तो हर फीमेल हमारे पास इसी शिकायत के साथ आती थी कि मुझे चक्कर बहुत आते हैं या मुझे फीवर हो रहा है या मुझसे मैं उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो हर फीमेल हमारे पास इसी कंप्लेंट के साथ आती थी। और फिर इसके बाद अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से ना स्किन डिजीज़ और फेस पे बहुत मतलब इरिटेशन और इचेस वगैरह। और बच्चों में भी आयरन डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई थी वहाँ पे, सिर्फ खाने पीने की कमी की वजह से। और ये इतना स्वेयर हो सकता है कि अभी जो बच्चे उस स्टेज पे थे कि उनको एक्यूट प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो रही थी, क्योंकि प्रोटीन उनको मिल नहीं रहा। जो यहाँ पे लोग लेके जाते हैं वो भी ज़्यादा राइस वगैरह लेके जाते हैं, तो उसमें प्रोटीन की अमाउंट कम होती है। तो प्रोटीन के लिए उनको दालों की और उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर कुछ दिन भी ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो वो लोग क्रॉनिक प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार भी हो सकते हैं। सही। अच्छा, बाकी ना क्योंकि पानी की वजह से वैसे ही आपको पता है कि ज़्यादा देर वहाँ पर मौजूद रहें तो स्किन की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो फैलने का खतरा होता है। बच्चों में स्पेशली हम ये देख रहे हैं कि उनमें डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि साफ़ पानी पीने को वैसे तो देखें तो पानी बहुत है, जाहिर सी बात है, लेकिन साफ़ पानी पीने को मुयसर नहीं है। और बहुत सारे उनके जानवर हो गए वो खुद भी वो पानी पीने पे मजबूर हैं कि अगर उन तक साफ़ पानी जिन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा।
तो उसमें ये बात भी आ जाती है कि एक तो पानी खराब है, वो तो सीधी सी बात है कि उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस बन जाए। उसके अलावा दूसरी रीजन ये है कि उसमें इंसानों की और जानवरों की लाशें भी मौजूद हैं, तो उस वजह से बहुत ज्यादा उनकी स्किन पे इतने बड़े बड़े मतलब धब्बे से और दाने और इस तरह की इरिटेशन हुई थी उनके सर पे और बालों पे। तो हम उनको ये भी नहीं कह सकते थे कि आप पानी से दूर रहें, मतलब हर जगह पानी ही पानी था। उनके पास जूते नहीं है, दूसरी बड़ी रीजन ये भी आ जाती है। और बच्चे तो फिर बच्चे हैं, वो फिर पानी में ही ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से उनमें बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स, डायरिया, वॉमिटिंग। मतलब हमारे पास इस तरह के बच्चे आ रहे थे कि वो ये कहते थे कि उनको सारे दिन, हालांकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, बट स्टिल उनको सारे दिन वॉमिट्स होती रहती हैं। तो इस तरह। तो आप क्या समझती हैं कि अभी क्या बेसिक चीज़ें हैं जो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए खुराक में? जैसे हम लोग कहते हैं, वैसे तो हम लोग अपने तौर पे राशन इस तरह का बहुत ज़्यादा, आटा, घी, सब कुछ चीज़ें जो हम समझते हैं कि राशन में देना चाहिए, जो इस टाइम उनको ज़रूरत है, लेकिन जो इस टाइम बेसिक हम समझते हैं कि जाहिर सी बात है वो खाना तो वहाँ पर बना नहीं सकते इस टाइम। तो वो कहते हैं जिस तरह उनकी अपने प्यारे, उनकी लाशें भी साथ पड़ी थी, दफनाने की भी जगह नहीं थी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए, किस तरह की खुराक उनको लेनी चाहिए? इस तरह की, मैंने जैसे पहले बताया कि बच्चों में प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है, जो लोग राशन लेके जाते हैं वो पका नहीं सकते, तो आप चावल पकाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं। अगर आप बेहतर है कि आप उसकी बजाय अगर दाल का सालन बेशक बना के ले जाए, दाल का सालन रोटी के साथ, तो उसमें भी उतने ही एक्सपेंसेस भी आएंगे और ये होगा कि उनको थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाएगी, थोड़ा आयरन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप राशन ले जाते हुए कोई एक आध फ्रूट ले जाएं जो कि उनको आयरन प्रोवाइड करे, या फिर उनको थोड़ा अच्छे मतलब कार्ब्स वगैरह प्रोवाइड करे। फ्रूट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ताकि वो उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब उनको मिलेंगे तो उनको थोड़ा स्किन इन्फेक्शंस भी उनके कम होने लग जाएंगे। इसके अलावा राशन के साथ साथ उनको दूध देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूध जितना हो सके उनके लिए दूध लेके जाएं, साफ पानी की बोतलें लेके जाएं, यहाँ से आप पैक ले सकते हैं, या फिर आप एम्प्टी बॉटल्स लेके, यहाँ पे तो फिल्टर्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तो अभी सब कुछ है अवेलेबल, बिल्कुल ऐसे। तो हम एम्प्टी बॉटल्स लेके उनमें साफ पानी जितना हो सके वो उन तक पहुँचा सकते हैं, ताकि वो साफ पानी कंज्यूम करें और इनकी ये जो बीमारियाँ हैं ये कम हो सके। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानेंगे, अली से जानते हैं। अली, आप वहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? अच्छा, ऐसे है कि जो हुकूमत के इदाद-ओ-शुमार हैं, अगर हम उन्हीं को ही देख रहे हैं तो तकरीबन 3 करोड़ लोग उससे मुतासर हुए हैं। ये हज़ारों या लाखों की बात नहीं हो रही। हाँ, 3 करोड़ लोग उससे मुतासर हुए हैं और हुकूमत के ही इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 9.5 लाख मकानात डैमेज हुए हैं। यानी तकरीबन 3 लाख मकानात ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं और 6-6.25 लाख जो कि पार्शली डैमेज हो चुके हैं, जिनको कि रिपेयर करने के लिए अगेन फंड्स की जरूरत पड़ेगी। फिर वहां से पूरी की पूरी जो बस्ती हैं वो सफ़े असली से मिट चुकी हैं। एक चीज़ होती है रोद कोही, जो कोहे सुलेमान पे या जो पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है, जब वो बारिश नीचे की तरफ आती है तो वो पानी बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ आ रहा होता है। और इस दफ़ा जो पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं वो एवरेज जो पिछले सालों की चलती आई है उससे 780% इजाफे के साथ वो बारिश हुई है। तो जब वो इतनी तेज़ी से पानी आया तो आप इमेजिन करें कि ऐसी बस्तियाँ हैं, ख़ुद मैं जल्लू वाली का नाम लूँगा, और भी बेशुमार बस्तियाँ हैं कि जहाँ पे पहले मकानात थे वहाँ पे अब 15-15 फुट गहरी खाइयाँ हैं। मतलब मकानात का नामो निशान ही नहीं है, उनका कोई मलबा ही नहीं है। 15 फुट गहरी खाइयाँ हैं और वहाँ पे जो लोगों ने, ज़ाहिर गरीब लोग थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से मकानात बनवाए थे, अब उन मकानात का नामो निशान ही कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो शेल्टर नहीं है लोगों के पास। शेल्टर जो है वो मार्केट से भी नहीं मिल रहा। मैं टेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा। और मैं कल यही बात करी थी, कल मैं क्यों, अब लोगों का हमारा अलमी है ये कि जब भी कोई इस तरह की मुसीबत, कोई आफत आती है या कोई मुश्किल आ जाती है, इवन क्या रमजान में भी आए तो हमारी जो जरूरत की अशिया है ना वो महंगी कर दी जाती है। अच्छा, वही टेंट जो आपके अगर 1200-1500 का या 2000 का है तो वो अब आपको 8000 में, 9000 में, इवन कि 15,000 तक की भी है। अगर आपने वाटर प्रूफ लेना है और बहुत अच्छे वाला अगर आप किसी को डोनेट करना चाह रहे हैं तो वो अगर 7-8 हज़ार की उसकी प्राइस थी तो वो अब 15,000 तक पहुंची। और ऐसे कर रहे हैं कि हम ये जो तरपाल का या इस चीज़ का जब हम ऑर्डर देते हैं, हम ये पिछले 4 दिन से ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि हमने एक रेट पे ऑर्डर दिया, आधे घंटे बाद हमें कहते हैं जी ये रेट तब्दील हो गया। हम इजाफा शुदा रेट पे फिर और इजाफा शुदा रेट हम कहते हैं चलें वो दे दो, वो भी हमें नहीं मिलता। यानी कि वो पोजीशन इस टाइम ये है कि जो लोग, जैसे आपने कहा, इस टाइम जिनके पास तरपाले हैं या जो फैक्ट्री मालकान हैं जो कि ये बना रहे हैं, तो वो उसके रेट घंटों के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। वहाँ के लोगों को शेल्टर बहुत सख्त ज़रूरत है। 10 लाख मकानात डैमेज हुए हैं। और कोहे सुलेमान का एक एरिया है, वहाँ पे क्योंकि रोड्स नहीं है,
बारिशें सारी उधरी हुई हैं, तो वहाँ से जब बारिशों की वजह से जो सारे रास्ते थे वो वॉश आउट हो चुके हैं, उनका नामो निशान नहीं है, तो वहाँ तक एक्सेस नहीं है। हमारे लोग जब उनके साथ राब्ते में आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये पोजीशन है कि हमारे 3-3, 6-6 माह के बच्चे हैं और इधर सारे मकानात की छतें उड़ चुकी हैं, तो सिर्फ 2-4 मकान ऐसे हैं जिनकी छतें हैं, लेकिन उनके नीचे हम इसलिए अपने बच्चों को नहीं रखते कि अभी यही न गिर जाएं, क्योंकि वो भी कमज़ोर हो चुकी हैं। हाँ। तो वहाँ पर पहुँचने की भी ज़रूरत है। तो पोजीशन इस टाइम ये है कि गवर्नमेंट को ही अब यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ेगा, और अब गवर्नमेंट ने 2-4 दिन से एक्टिविटी कुछ नज़र आना शुरू हुई है, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन बहरहाल वो एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो गई है। तो अब गवर्नमेंट का पहले काफ़ी जानी नुकसान हो गया ना, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो सैलाब में बह गए, और इनके अलावा जो जानवर थे तकरीबन 9 लाख के करीब जानवर जो है वो भी बह गए। अब जो अगर आप हम रोही टीवी पे बैठे हैं और हम अपने वसेब की बात करें या देहाती इलाकों की, तो जानवर उनकी फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, उनका रोजगार का जरिए भी यही रोजगार का जरिया भी, या उन्होंने कोई अपनी फसल जो है वो की हुई होती है ज़राअत के हवाले से देखें, या फिर उनके पास जो है ये माल मवेशी ही होते हैं जिनके जरिए वो जो है अपना उनका रोजगार का सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे वो, लेकिन मैं वही देख रही थी कि जाने तो जाने आप जब देख रहे हैं उनके जो मवेशी जो एक तो बेजुबान है, हाँ जी, तो बोल भी नहीं सकते कि हमें भी बचा लो। बिल्कुल, तो वो भी बहुत बुरे तरीके से जो है वो पानी अपने साथ बहा के उनको ले गया। 9 लाख के करीब जो मवेशी हैं, ये जैसे आपने कहा उनकी जो लोगों की जो इकॉनमी है, मईशत जानवरों पे चल रही होती है, वो अपने बच्चे भी उसी पे पाल रहे होते हैं, दूध बेच रहे होते हैं, और कोई बच्चों की कोई फीस चाहिए होती है तो कोई कट्टा बेच दिया, कोई बिछड़ा बेच दिया, कोई बकरी का बच्चा बेच दिया, वो फीस भर दी, अस्पताल की जरूरत हो गई तो वहाँ पे फीस, उसके अस्पताल के अखराजात वो पूरे कर लिए। अब वहाँ पे उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, दे आर एट पॉइंट ब्लैंक। मकानात का नामो निशान नहीं है, मकानात बह गए हैं, मवेशी नहीं है, और अल्लाह माफ़ करे कि वो जो सूरत हाल है कि लोग सड़कों के ऊपर 4 पहियों पे बैठे हैं और उनके पास बारिश से बचने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोगों के पास तो चरपाइयाँ भी नहीं है, चरपाइयाँ भी नहीं है, चरपाइयाँ भी नहीं। मैं देख रही थी रोड के ऊपर बच्चे भी बैठे हैं, खवातीन भी बैठी हैं बेचारी, जहाँ पर पर्दे का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है जोर दिया जाता है क्योंकि कबायली इलाके हैं, और वहाँ पे बच्चे, उनके पास कपड़े नहीं हैं, पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, और कीचड़ से वो बिल्कुल नहाल हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पर इस तरह का एहतमाम नहीं है कि वो वहाँ पर अपनी सफाई का भी ख्याल रख सकें। बिल्कुल। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिन ब दिन जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, उनका बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जो असल मसाइल हैं वो शुरू ही अब हुए हैं कि जब लोग ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू करना, आपने रेस्क्यू तो हो गए, कर लिया, और लोगों को इमदादी तौर पे जो इब्तदाई तौर पे राशन था वो हमने और जो हमसे मुराद ये है कि वो सारे वॉलंटियर्स जो कि वहाँ पे मौजूद थे, मैं उन सब की तरफ से कहूँगा कि उन सब ने अपनी जानें खतरे में डालकर, मतलब ये है कि आप अगर वीडियोस देखें हमारे लोगों की जो वॉलंटियर्स उधर मौजूद हैं, उनके जो है पेट तक पानी आ रहा है, उनके सीने तक पानी आ रहा है, उस पानी में वो कंधे पे राशन लेके उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के इदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 3500 किलोमीटर की सड़कें बह गई हैं और 180 पुल बह गए। यानी अब एक पुल आपको पता है वो सैकड़ों बस्तियों को लिंक कर रहा होता है मेन रोड के साथ, अब 180 पुल ही बह गए हैं। तो ये पुल ना होने की वजह से, सड़कें ना होने की वजह से और पानी होने की वजह से वहाँ पे लोग पैदल वहाँ पे पहुंचे हैं। चलो अब वहाँ पे अगर राशन तो पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन कब तक राशन जाएगा? एट द एंड ऑफ द डे मैं जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, हमें कोई और टॉपिक मिल जाएगा, और वो जो सैलाब ज़दगान है उन तक जब खुदा ना खास्ता जब ये राशन पहुंचना बंद हो जाएगा तो फिर उनके पास ना मकानात होंगे जहाँ पे वो जाके रहें। असल तो अब चीजें स्टार्ट शुरू हुई है कि अब उनको घर कैसे मिलेंगे और कैसे उस तक वो अपने घरों को दोबारा उसमें घर में आबाद हो सकेंगे और दोबारा से एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। बहुत मुझे तो लगता है 1 साल लग जाएगा। जैसे 2010 में सैलाब आया था तो उस टाइम की जो सूरत हाल थी बड़ा टाइम लग गया था लोगों को सेट होते होते। तो अभी जो सैलाब आया वो तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक किस्म का सैलाब आया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान पूरा होते होते बहुत टाइम लगेगा। इसमें तो हम लोग जितना हिस्सा अपना शामिल कर सकते हैं वो तो जाहिर सी बात है हमने कर भी रहे हैं, आगे करेंगे भी सही, लेकिन वो एक टाइम आएगा जब हम बिल्कुल ही वहाँ पे साइड पे हो जाएंगे। फिर आगे की उनकी लाइफ अपनी उन्होंने खुद सरवाइव करनी होगी, तो एक बड़ा मुश्किल टाइम है। अब ये जी बोलिए। अब ये जो है ना हम लोग आप लोग हो गए जो वॉलंटियर कर रहे होते हैं, आपको अतियात डोनेशन दे रहे होते हैं,
हमारे डोनेशंस का बेसिक जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जब तक स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होती, गवर्नमेंट उधर नहीं पहुंचती या इंटरनेशनल इदारे नहीं पहुंचते, तब तक हम उन सैलाब मुतासरीन को कम से कम जिंदगी की बुनियादी जरूरतें दे दें कि वो मतलब जिंदगी जिंदा रहें, वो चलता रहे। लेकिन जो अब असल काम जो अब शुरू होना है कि उनको बिजनेस कैसे उनका एस्टैब्लिश करके देना है, उनके जानवरों के नुकसान कैसे पूरे करने हैं उनके, क्योंकि अब लोगों ने जाहिर है कि फसलें लगाई हुई थी, काश्त की हुई थी, वो कर्जे लेके लगाई हुई थी, तो लोगों की गंदम थी, लोगों ने जो अपनी सेव की हुई गंदम सेव की हुई थी, अपने पूरा साल वो उसको सेव करते हैं, वो तो जाहिर सी बात है बिल्कुल मलिया मेट हर चीज हो गई, तो वो उनकी आगे की लाइफ जो है वो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो अभी तो सारा इंतजामात लोग अपनी तरफ से कोशिश करें, अब हुकूमत को बहुत ज्यादा ही इस पे काम करना होगा कि उनको घरों की तरफ कुछ ना कुछ, कि उन लोगों को घर तामीर करके दें। देखिए जी, एक अच्छी उम्मीद के साथ तो पूरी दुनिया ही जी रही है। अच्छा, जिस तरह हम डाइट के हवाले से बात करें, वहाँ ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं अनिला, देख रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, वहाँ पर जो है जो प्रेग्नेंट थी ख़वातीन, तो मैंने कल एक वीडियो देखी, वहाँ पर एक बच्चे को पैदा हुआ है, और उस हवाले से भी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या देख रही हैं वहाँ से ख़वातीन को इस टाइम क्या ज़रूरत है, इस हवाले से बताइएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं खुद सोशली बहुत एक्टिव हुई हूँ इन 3-4 हफ्तों से ड्यू टू फ्लड ना। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे लाखों की तादाद में पैसे कलेक्ट करती है, उनको खाना, राशन। लेकिन एक बात आ जाती है, आपने बात की प्रेग्नेंट फीमेल्स की, अब उसके लिए अब वहाँ पे जाहिर है हंड्रेड्स ऑफ द वुमेन प्रेग्नेंट होंगी, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी मैंने नहीं देखी अभी तक अवेलेबल हो कि उनको मेडिकली चले, मेडिकल कैंप्स लगते हैं वहाँ पे, उनका चेकअप वगैरह हो जाता है, लेडी डॉक्टर्स आती हैं, बट उनको प्रेगनेंसी के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल अभी तक। और इस सिचुएशन में वैसे तो सभी सफ़र कर रहे हैं, जैसे उनके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है रहने को, और वो किसी के घर भी जाके नहीं रह सकते, कौन रखता है इस तरह से। तो लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, एक तो डाइट के हवाले से भी, और उनका जो फ्यूचर में जो उनका मतलब बेबी आएगा उसको भी इरिवर्सिबल लॉस हो रहा है, और इसके अलावा उनको वहाँ पे कोई फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अभी मैंने वीडियो देखी, वो मतलब जिस सिचुएशन में भी उनकी होती है डिलीवरी, बट अभी तक हमारे वॉलंटियरली या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उनको इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल प्रेग्नेंट फीमेल्स को कि उनको कोई हेल्प आउट किया जा सके इस सिचुएशन में। सही, तो जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा एक हम लोग ये तो देख रहे हैं कि मसले हैं, लेकिन ये ख़वातीन के तो मसले भी बहुत ज़्यादा ही हैं। अगर हम दूसरी साइड पे भी जाएं तो और भी मसाइल हैं, उनकी सेहत के हवाले से, उनके सैनिटरी के हवाले से, तो उसके लिए भी हमें अभी काम करने की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अभी हमने कल ही हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अभी कल हमारा कैंप है राजनपुर में, तो हमने कल ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये बात भी ऐड की है कि वुमेन हाइजीन के हवाले से भी प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाए। तो हमने कल उनकी पैकिंग वगैरह भी की है, वो भिजवाए हैं, क्योंकि इसकी वजह से फिर यूटीआई, वेजाइनल इन्फेक्शंस, अब कोई फीमेल अगर इस तरह के, ज़ाहिर है उनके पास हाइजीनिक प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो फिर उनको यूटीआई होगा, वेजाइनल इन्फेक्शन, और फिर ये लॉन्ग टर्म जाएंगे। अब ये तो नहीं पता कि वो दोबारा कब अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो सकेंगे, लेकिन वो तो उनका एक लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट जाएगा वो तो जाएगा। तो अभी हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये कहा है कि आप फीमेल्स पे खुसूसी तवज्जो दें, वो प्रेग्नेंट हैं, वो लैक्टेटिंग है, या फिर वो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग नहीं भी हैं, फिर भी उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, उनको हाइजीन। पहले इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा था, लाइक सबका फोकस था फूड की तरफ कि फूड देना है, उनको फूड देना है, उनको खाने चले जिंदा रहने के लिए, ताकि उनको खुराक उनको दी जा सके। अभी इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इवन हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन RSC भी, अब हम लोग इस तरफ भी फोकस कर रहे हैं कि हमें वुमेन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको किस तरह की खुराक देनी चाहिए, ज़रूरत है उनको ज़रूरत, मैंने जैसे पहले भी बताया, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई राशन लेके जाता है तो इफ पॉसिबल वो एक आध फ्रूट्स वगैरह ले जाए। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन, हम फ्रूट से हम किसी को इतना ज़्यादा फ्रूट नहीं दे सकते कि उसकी नीड्स इस वक्त पूरी हो सके। जाहिर सी बात है, हम बेशक जितनी हेल्प करते हैं, हमारे पास भी इतना वो ज़्यादा तो नहीं है कि हम सबको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। बिल्कुल, तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है सप्लीमेंटेशन। अगर कोई भी वहाँ जाता है, आयरन, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन D के सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, ये 3 चीज़ें लाजमी दे के आएँ, स्पेशली ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए। बाकी ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरत है इस वक्त आयरन की वहाँ पे। तो ये सप्लीमेंटेशन का ये है कि ये आप इजीली, आपको इतनी कोई कॉस्टली भी नहीं होते,
आपको फार्मेसी पे मिल जाते हैं, या फिर आप होलसेल पे ले लो, या फिर आप नॉट फॉर सेल सैंपल्स ले लो कहीं से भी, या फिर आपके जानने वाले होते हैं वो डोनेट भी कर देते हैं। आप सप्लीमेंट्स लेके जाएं वहाँ पे, और फीमेल्स को जितने हो सके ये सप्लीमेंट्स दें कि खुराक के जरिए उनकी कमी जाहिर सी बात है पूरी नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट सप्लीमेंट्स के जरिए उनकी डेफिशिएंसी को हम थोड़ा मीट अप कर सकें ना। सही। अच्छा, फिर साथ साथ जाहिर सी बात है जो खवातीन हैं, फिर उसके साथ जो अभी छोटे बेबीज हैं, उनको भी किस तरीके से जो है ज़रूरत होगी, क्या चीज़ें? बेबीज का, हाँ बेबीज का ये है कि हम वहाँ पे जैसे खाना वगैरह, कपड़े वगैरह वो तो लेके जाते हैं, सुझाते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि उनमें डेफिशिएंसी आ रही है। एक तो उनका GI डिस्टर्ब हो रहा है, पेट के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है, और इवन छोटे छोटे बच्चे, उनकी माया के कहती थी इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, वो सर में दर्द आ रहा है कमजोरी की वजह से। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल से पहले तक के बच्चे हैं, तो उनके लिए मिलते हैं RUTF, हम उनको कहते हैं रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड होता है वो सैशे भी आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते, बहुत चीप प्राइसेस पे भी अवेलेबल होते हैं। इवन अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। आप रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड लेके जाएं, उसको हम F75 या F100 फार्मूला बोलते हैं, वो सिर्फ पानी में घोल के पिलाना होता है, उसमें बच्चे की तमाम नीड्स पूरी हो जाती हैं। आप बच्चों के लिए वो लेके जाएं, और इसके साथ साथ पाउडर मिल्क जैसे आ जाता है, पाउडर मिल्क भी अच्छा ऑप्शन है, बट उसकी बजाय जैसे अब वो लोग डेफिशिएंसी में है तो बेहतर है कि हम उनके लिए रेडी टू यूज़ फूड लेके जाएं, या फिर वो F75 और F100 फार्मूलाज, उसका ये होता है कि वो उन फिक्स कैलोरीज में बच्चे को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड कर देगा, बस उनको पानी में घोल के पिलाने के लिए। सही है, नहीं बच्चों की इस तरह से आप उनकी पूरी कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह वहाँ पर जो हम देखते हैं जो कोहे सलमान पे लोग मौजूद थे, अब काफ़ी हद तक रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ। अच्छा, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वहाँ वो वाली जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है, आप वहाँ के लोगों के क्या मसाइल देखते हैं? अच्छा, कोहे सलमान के लोगों को रेस्क्यू नहीं अभी तक किया गया, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि काफ़ी टाइम तक हम रिक्वेस्ट करते रहे हेलीकॉप्टर का। आज कुछ पहले भी हमें ये कहा गया कि हेलीकॉप्टर का अरेंज हो रहा है, और आज भी जब हमारी बात हुई उम्मीद यही है कि अरेंज हो जाएगा, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन कोहे सुलेमान तक अभी तक जो है इमदाद नहीं पहुंची। अब कोहे सुलेमान को आप इस तरीके से इमेजिन करें, ये तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर की एक पहाड़ी रेंज है। अच्छा। 250 से 300 किलोमीटर की एक पहाड़ी रेंज है, और मैं आपसे उस रेंज की बात कर रहा हूँ जो कि तोंसा के साथ है। तो इधर के लोगों के साथ हमारा जो कांटेक्ट हुआ है, हमारा जो इरादा है वो ये है कि जाहिर है कि गवर्नमेंट के शायद कुछ मसाइल होंगे कि वो इक्विपमेंट अभी नहीं पहुंचा, तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहाँ से जैसे मैंने पहले बताया रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारे लोगों का और हमारे दोस्त हैं, वकास हैं, आबद, शुएब वगैरह और बाकी दोस्त हैं, हमारा प्लान ये है कि हम राशन के पैक अभी मुल्तान में हम तैयार कर रहे हैं 2000 ख़ानदानों के। ठीक है। और ये 2000 ख़ानदानों के राशन के पैक हम लेकर, अगर हमें और कोई रास्ता भी नहीं मिलता तो हमारी जो टीम है ये पैदल वहाँ तक जाएगी, पहाड़ों पे हाइक करेगी, क्लाइंब करके वहाँ पे हम पहुँच के उधर से हमने कुछ लोगों को बुलवाया है, और 5-6 घंटे का पैदल का रास्ता करके वो हम तक पहुँचे हैं। हमने उनसे रास्ता समझने की कोशिश की है कि किन रास्तों से हम कोहे सुलेमान तक पहुँच सकते हैं। उनको साथ लेके, मकामी लोगों को साथ लेके हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है कि 2000 ख़ानदानों तक कल तक, हमारा पहले आज का इरादा था लेकिन फिर कुछ स्ट्रेटजिक कुछ लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से हम आज नहीं जा सके, तो कल इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि कल हम उधर की तरफ मूव करें कोहे सुलेमान तक। बाकी जो लोग वहाँ से जगह छोड़ने की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है कि लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि वो जगह छोड़ के कहाँ जाएंगे। मतलब एक बंदे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद एक मकान था, एक कमरे का मकान था, अगर आप उसे कहें इसको छोड़ के तुम कहीं और जाओ तो वो ज़ाहिर है पूछेगा मैं कहाँ जाऊँ। या तो गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट दे कि इन इलाकों में हम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात या कॉलोनियाँ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं जहाँ पे उनके नाम उनको कुछ मकानात मिले कि आप वहाँ पे मूव कर लें। उसके बगैर वो कहते हैं कि हमारे पास तो ये हमारे एक ज़मीन है जो कि हमारे नाम पे है, अगर हम इसको भी छोड़ दें, ज़ाहिर है अभी उस जमीन को खरीदने को भी छोड़ना वाकई वो बड़ी एक मुश्किल बात होती है, लेकिन चाहे जो भी है जाहिर सी अटैचमेंट होती है, वो घर छोड़ना, और जाहिर सी नुकसान जितना लोगों का हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने बात की कि वाकई हुकूमती सतह पर अभी तक इस तरह का कोई ऐलान भी नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है वो लोग अपना घर छोड़ने को और वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अली, जिस तरह आप क्या समझते हैं अभी क्या ज़रूरत है कि वहाँ पर इक़दामात किए जाएं, लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएं?
अच्छा, उसमें ये है कि राशन की जहाँ तक बात है, फूड की मैं कैटेगरीज के हिसाब से बात करूँगा। फूड अब लोग लेके जाना शुरू हो गए और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि जी अब उधर बहुत खुराक पहुंच गई है। खुराक उधर पहुंची है, लेकिन एक फैमिली है और उसके पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो अगर आपने उसको एक दफ़ा दो दफ़ा खाना दे दिया हफ्ते 10 दिन का, महीने का, तो वो कुछ भी नहीं है। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहली जो चीज़ अभी जो मुझे लगती है एज अ वॉलंटियर, कि गवर्नमेंट एक सेल बनाए, उधर कुछ ऑफिसेज हों जो यहाँ से लोग खाना लेके, राशन लेके, इमदादी सामान लेके जा रहे हैं, तो वो उधर उस ऑफिस में जाएं और उनसे पूछें कि हमें उन इलाकों को का बताएं, आइडेंटिफाई करें जहाँ पे अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। गवर्नमेंट को इसलिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक डाटा होगा कि कहाँ कहाँ पे सामान पहुंच चुका है, कहीं पे नहीं पहुंचा। लोग खुद दें, बेशक लोग खुद दें, लेकिन उन इलाकों में दें सबसे पहले तो जहाँ पे अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। सेकेंडली, वहाँ पर अभी मच्छरदानियों की बड़ी शदीद जरूरत है। वहाँ पर क्योंकि अभी सैलाबी पानी तो खड़ा है, कीचड़ है, मच्छर है, सारा कुछ, बीमारियों के बहुत ज्यादा अभी खतरात हैं उधर। मच्छरदानियाँ दें, वो जो रिपेलेंट वो लोशन होता है मच्छर भगाने के, वो दें, कॉइल दें उनको मच्छरों से उनकी जान छुड़ाने के लिए, और टेंट्स और तरपालें इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अभी हजारों लोग हैं, बल्कि शायद ये नंबर लाखों तक हो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके सर पे कुछ नहीं है। अल्लाह माफ करे, वीडियो आती है। अभी तो बारिशों के इम्कान भी हैं कि बिल्कुल बारिशें होंगी सकती हैं। हाँ, तो बारिश है, अगर बारिश नहीं है तो धूप है। धूप में बच्चे, बूढ़े, खवातीन, प्रेग्नेंट भी हैं, तो वो लोग जो है सड़कों के ऊपर चारपाइयों पे बैठे हुए, उनके मकानात जैसे मैंने आपको कहा बह चुके हैं। तो उनको पहले तो शेल्टर, आर्ली शेल्टर, खैमे की सूरत में तो वो लाजमी देना चाहिए सबको, और ये लेकिन ये गवर्नमेंट ही दे सकती है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से जब रब्ता किया है तो हमें एक तो रेट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। सेकेंडली जो है लोग हमें टेंट्स, जो सप्लायर हैं वो कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन बाद कहीं मिलेंगे, तो गवर्नमेंट कहीं बाहर से इंपोर्ट करवा सकती है बल्क में, और वो लाखों लोगों को, लाखों फैमिलीज को जो है गवर्नमेंट वो टेंट्स प्रोवाइड करे। तीसरे नंबर पर जो उनके नुकसानात हैं, मकानात के, दुकानें गिरी हैं लोगों के, वो नुकसानात पूरा करे। और वो नुकसान मैक्सिमम अमाउंट में, ये नहीं है कि 50,000 रुपए का, लाख रुपए का, 2 लाख का चेक दे दें, इतने में तो जाहिर है कि मकान नहीं बनता। तो कम से कम इतनी सफिशिएंट अमाउंट उनको दी जाए कि वो अपना मकान दोबारा तामीर करवा सकें। चौथे नंबर पर जो उनका नुकसान हुआ है फसलों का, कि जो एक ट्रेंड है हमारे इलाकों में, वो ये है कि लोग कर्जे लेके काश्त करते हैं, फिर जब फसल आती है तो उसके वो कर्जा उतारते हैं, फिर अगले उनका ऐसे एक सिस्टम चल रहा होता है। तो जब वो उनकी फसलें गिर गई, इसका मतलब ये है कि वो मकरूज हो चुके हैं। अच्छा, उनके ये फसलों के जो नुकसानात हैं उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और या गवर्नमेंट के जो भी उसमें इंस्टीट्यूट हैं वो उनकी हेल्प करें, उनके ऊपर जो ज़रिए करते हैं वो माफ़ किए जाएँ। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट उनको अगली दफ़ा के लिए कोई काम करने के लिए, यानी जानवर खरीदने के लिए या काश्त करने के लिए जो है गवर्नमेंट उनको कुछ पैसे दे। अब जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये कोई 1-2 50-100 अरब रुपए से भी नहीं होना, इतना बहुत बड़ा एक फंड होगा जो कि ये हम लोग वॉलंटियर, ये लोग हम लोग ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और भी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो गवर्नमेंट के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि अभी वहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं और जो यहाँ से राशन लेकर वहाँ पे जा रहे हैं, वो ये है कि जो हमें सुनने में भी आया और कुछ हमने ऑब्जर्व भी किया है कि इन इलाकों से, यानी तोनसा, राजनपुर के अलावा जो बाकी इलाके हैं जैसे मुल्तान, भावलपुर या मुजफ्फरगढ़, जो अभी इलाके ठीक हैं, वहाँ से पेशावर भिखारी पूरे के पूरे गैंग उधर पहुंच चुके हैं, उधर पहुंच चुके हैं और उन्होंने बाकायदा उधर गैंग बना लिए, जत्थे बना लिए। अब वो यहाँ से कोई बंदा राशन लेके जाता है तो वो उसको रास्ते में रोकते हैं, पहले तो यही कहते हैं जी हम मुतासरीन हैं, हमें दें, और जब वो ना दें तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं कि जो लोग राशन लेके गए हैं उन पर अटैक्स हुए। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो, इसमें भी सुनने में आ रहा है कि लोग वहाँ पे झपट पड़ते हैं, और उनमें से मोस्टली वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि इसी काम के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ के लोग बड़े खुददार होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि टूट पड़े। तो सफेद पोश लोग हैं, कभी उनको भिखारी तो नहीं है ना, भीख मांगने वाले की उनका जो है वो ये पेशा होता, और फिर तो वो लोग, ऐसे लोग भी पड़े हैं जो मैं समझती हूँ कि जिनका सब कुछ लूट चुका है, वो तो इसी गम से बाहर नहीं निकल पा रहे कि वो किसी से जाकर कहें कि हमें खाने के लिए कुछ दे दो या हमें रहने के लिए कोई जगह दे दो। तो उसी, अभी तो उनकी हर बंदे की ना अपनी दुख की एक दास्तान है, पूरी दास्तान है, बिल्कुल, जो शायद वो अपने लफ्जों में भी बयान नहीं कर सके, उनकी आंखें बताती हैं। और ये जो दास्तान है ये बहुत दुख भरी है। सही बात है। स्टोरीज, अब मैं हमारे जो दोस्तों ने वीडियोस भेजी हैं कि एक जगह है, वो 15-20 फुट खाई है उधर, यानी कि उधर कोई जमीन नहीं है, खाई है 15-20 फुट,
वहाँ पे नीचे एक बुजुर्ग खातून बैठी हैं, वो रो रही हैं, वो कहती हैं इसी जगह पे मेरा कमरा था, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जिनकी और जिन्होंने मकानात भी कर्जा लेके बनवाए हुए थे, वो कर्जा अभी अब तो मकानात की लोग तो मकानात को शायद भूल गए। हाँ। वो जो अपने उनके प्यारे चले गए ना, वो चीज उनको शायद कभी भी उनका लॉस पूरा नहीं हो सकेगा। 1000 से ज्यादा जाने गई हैं, उसमें 1/3 से ज्यादा 300 से ज्यादा बच्चे थे। अब आप इमेजिन करें किसी का बच्चा बह गया, एक बच्चा बह नहीं आप गया, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं आपके बच्चे जा रहे हैं, आपके माँ बाप जा रहे हैं और वो मिल भी नहीं रहे। और बड़ा इंसान बेबस होता है, यकीन करें। उस टाइम तो मैं कहती हूँ रूह भी कांप जाती है, मुझसे खुद भी नहीं देखा जाता है जब आप इस तरह की आपको वीडियो आ जाए, या हम अपने कवरेज भी देख रहे होते हैं रोही की, तो मुझे यही होता है कि यार देखें कि किस तरह लोग वहाँ पर बेबस हैं, हम अपने प्यारों को भी नहीं बचा सकते। अच्छा जी, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? खालिद खान, लोगों ने काम भी छोड़ दिया है, जो जिनके पास खिलाफ नहीं है ना जी, उन्होंने काम भी छोड़ दिया है, वो पैसे लेने चले गए मदद नहीं मिली। जो हकदार है उनको नहीं मिल रहा है, जो नहीं है उनको मिल रहा है। हाँ जी, अभी हम इसी पे ही बात कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इमदाद के चक्रों में कि वहाँ पर जो भी राशन और चीजें जो डिजर्विंग पीपल तक पहुँचनी है, वो पहले ही उनसे वो लेने अपना हक लेने के लिए पहुँच जाते हैं। काम छोड़ दिया उन लोगों ने, मतलब जो काम कर रहे थे ना वो भी छोड़ दिया है, मजदूरी भी नहीं करते, वो तो जा रहे हैं। ये आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? मौजा पैदा की जीपी का शहर की। अच्छा, ये वहाँ पर लोग, सही सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वही ना, लोग इस टाइम जो हम बात कर रहे थे कि लोगों का अब ये ट्रेंड चल जाता है। अच्छा, वो चाहे भी उनका चलें ठीक है जी, अब इस तरह नहीं तो फिर इस तरह से। लेकिन मुझे ये लगता है कोई सफेद पोश हो, कोई अपना काम धंधा करने वाला हो, तो वो इमदादी सामान जाहिर है कि लेना कोई आसान काम नहीं होता। भीख लेना, ज़बरदस्ती खरीदना, भीख तो नहीं कहना चाहिए, यानी जो बंदा हकदार नहीं है वो ले रहा है तो वो तो भीख ही ले रहा है। अगर वो हकदार नहीं है, वो अगर जबरदस्ती ले रहा है तो वो तो भीख ही ले रहा है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे, ये सिर्फ चंद एक लोग होंगे जिन्होंने शायद कुछ उनकी भी कोई शायद वजूहात हों। जो सफेद पोश लोग हैं वो ऐसे नहीं होता कि कोई चीज जा रही है और वो जाके लूट मार शुरू कर रहे हैं। ये लोग बाकायदा प्रोफेशनल लोग उधर के गए हुए, इधर उधर से गए हुए होते हैं। भिखारी जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि जत्थों की सूरत में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं सफेद पोश हैं, उनकी तो पोजीशन ये है कि हमसे जो लोग रब्ता करते हैं वो ये कहते हैं कि आप जरूर हमें दें, लेकिन कोशिश करें कि हमारी तस्वीरें ना बनाएं। तो ये भी हमारा ये भी है ना कि हम लोग फौरन अगर कोई चीज दे रहे हैं तो हमारे यहाँ ये जो पिक्चर्स वाला कहते हैं ना फैशन बन चुका है ये, कि आपने अगर कोई चीज भी आप दे रहे हैं, ठीक है, मैं समझती हूँ क्या एक कुछ लोग कहते हैं कि हमें शायद मोटिवेशन जो है वो आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि अच्छा लोग बाकी लोग भी देखेंगे तो वो आकर हेल्प करेंगे, लेकिन वो क्या ऐसी मोटिवेशन कि आप अपनी ही पिक्चर्स ज्यादा शो कर रहे हैं और बेचारे। इसके अलावा ना एक चीज ये भी आ जाती है, अब जैसे मैंने आया कि मैं खुद बहुत काम कर रही हूँ RSC के थ्रू, तो इसके अलावा ना जब मैं स्टेटस लगाती हूँ कि हमें कलेक्शन चाहिए, या फिर आज हमारा नौजवान बाईपास पे कैंप है, आप जो भी दे सकते हैं घर से, बर्तन कपड़े कुछ भी आप दे सकते हैं, आप आके दें, तो पीपल आस्क फॉर द प्रूफ कि आप कर भी रहे हो या नहीं। तो फिर हमें वो कुछ पिक्चर्स बताना पड़ती हैं, उनको दिखाना पड़ती हैं कि मुझे, अब मैं जिससे कांटेक्ट करती हूँ जो थोड़े मुझे पता होता है कि अच्छा ये थोड़े हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ कि हमें ये वाली मेडिसिन चाहिए अर्जेंटली, तो वो मुझसे फौरन कहते हैं आप हमें पहले पिक्चर और वीडियोस भेजें कि आया कि आपने वहाँ पे कुछ किया भी है या नहीं। तो फिर उस चीज़ के लिए हमें बनाना पड़ती है। और दूसरे नंबर पे ये बात आ जाती है कबायली इलाका जात वाली, जैसे हम गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी फीमेल्स में कोई मेल नहीं आएगा, मेल्स में कोई फीमेल नहीं आएगी, इस तरह का उनका ट्रेंड था। तो वहाँ पे उन्होंने हमें जाहिर फीमेल साइड पे पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाने दी, फिर मेल साइड पे भी कुछ बनाई है, तो उनको बहुत ये था, उन्होंने खुद एक वीडियो बनाई, वो पोस्ट की, उन्होंने हमें बिल्कुल मना कर दिया कि आप लोगों ने हमारी कोई पिक्चर कोई कुछ नहीं बनाना ना। तो लेकिन फिर थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है लोगों, हाँ नहीं वो जाहिर सी बात है, क्योंकि वही बात करें ना, जिस तरह अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं सिर्फ इमदाद के चक्रों में, इसी तरह बहुत सारे लोग इसी चक्कर में भी लूटना शुरू कर देते हैं कि चलें, जाहिर सी बात है इंसानियत तो सबके अंदर जिंदा है, कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसका नाजायज
फायदा उठाते हैं कि अच्छा चलें लोग आपका साथ दे रहे हैं इस चक्कर में कि सैलाब ज़दगान तक आपकी जो है इमदाद पहुंचेगी, लेकिन वो इमदाद पहुंचने के बजाय वो लोग अपना ही नफा ले लेते हैं। तो उस चक्कर में जो है लोग, जाहिर सी बात है, अब वही बात आ जाती है कि प्रूफ लाजमी मांगते हैं कि आप लोगों की क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की बेहिसी को हम खुद भी थोड़ा साइड पे, आपने कहा सब में इंसानियत है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बेहिस भी हुए हैं। अभी आप लोग टेंट्स की बात कर रहे थे, हमने 3 दिन पहले जो टेंट ऑर्डर किया उन्होंने कहा कि 800 का है। हमने कल जो टेंट ऑर्डर किया दे आस्क्ड दिस इज ऑफ 3200। मतलब अगर लोग थोड़ी सी ये बेहिसी इस वक्त छोड़ दें तो बहुत हद तक चीजें आसान हो सकती हैं। अभी तो चले हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं राशन, मेडिसिन जो भी है। बात ये कि जैसे ही फ्लड खत्म होगा हम लोग रुक जाएंगे, उसके बाद उनका सर्वाइवल ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं अनिला कि अभी वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से कि उनको किस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं उन तक पहुँचाई जाएँ? एक तो आपने बताया कि न्यूट्रिशन के हवाले से और जिस तरह आपके सप्लीमेंट्स हैं वो उनको पहुँचाने चाहिए, और क्या इकदाम करने चाहिए इस टाइम? ख़वातीन के हवाले से सबसे बेसिक चीज़ तो वही है फूड एंड ऑल, लेकिन दूसरे नंबर पे मैंने वही बात की हाइजीन की, सैनिटरी पैड्स की, तो वो उन तक इस वक्त पहुंचाने चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे एरिया में, हमारे इस सोसाइटी में बहुत सारी LHVs हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। इनको चाहिए कि वहाँ पे जाएं, उनके चेकअप्स वगैरह करें और उनको प्रॉपर गाइड करें, क्योंकि LHV मुझे लगता है इस वक्त जो वहाँ पे फीमेल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा LHVs की ही ज़रूरत है। उन लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे, उनकी हेल्प करनी चाहिए, और LHVs ही उनको प्रॉपर बता सकती हैं कि उनको इस वक्त किस न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको कौन सी सप्लीमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा फिर कैटेगराइज करें तो वो फिर तो डिफरेंट आ जाती हैं कि लाइक एक एडल्ट गर्ल है तो उसको क्या मसाइल है। अच्छा, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, राव जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि ये डीजी खां और ये कोट मिशन और राजनपुर के दरमियान एक जगह पे है कोटलाइसन, वहाँ पे कट किया गया दरिया के रोड के ऊपर ना, रोड कोई के पानी पास करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ 8 दिन हो गए अभी तक वो पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे पुल नहीं बन पा रहा। लोगों को बड़ी तकलीफ है। दादी समाज जो डीजी खां की तरफ से इधर आना चाह रहा है, वो या मिस्टर खान की तरफ से डीजी खां को जाना चाह रहा है, फाजिलपुर को जाना चाह रहा है, कोटला शेर मोहम्मद है, कोटला शिकारपुर, वहां तक जो इमदाद नहीं पहुंच सकी और उनको बड़ा लंबा सफर करना पड़ता है, रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है। तो मेरी इंतजामिया से गुजारिश है आपसे, रोहित टीवी की तवज्जो से, ये प्लीज मेहरबानी करें, जो तजर्बाकार लोग हैं जो पुल बनाते हैं, निस्तर घाट का पुल जो बनाते हैं, 1-1 मील लंबे का पुल बना देते हैं, वो ऑलरेडी सामान मौजूद है, ब्रिज का सामान मौजूद है, ये हाईवे वाले मौजूद हैं राजनपुर के, उनसे कहें कि वो पुल को बना दें। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा कट है, उसके अंदर जो बड़े चीज के बात होते हैं वो लगा के इसके ऊपर पुल बना दें। तो ये गुजारिश करने की, अगर इंतजामिया आपकी बात को सुन रही है, मेरी बात को मेहरबानी करें प्लीज ये रास्ता आसान कर दें ताकि लोगों तक ये सामान पहुंच सके। जी, बहुत शुक्रिया। और इस टाइम जो है ज़मीनी हम लोग के रास्ते जो है वो काफ़ी टूट गए हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाकई उन तक जो है सामान नहीं पहुंच पा रहा, चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो पानी के अंदर जो है वो उन्होंने चरपाइयाँ उठा के, और इस तरीके से कोई भी ऐसा तरीका उन्होंने ढूंढा हुआ है कि वो अपने दादी से, हाँ, और थोड़ा सा जुगाड़ सिस्टम है कि उन्होंने ढूंढा कि अच्छा वहां पर अगर लोग नहीं पहुंच पा रहे तो वो तकरीबन उनके, मैं कहती हूँ उनके आधे तो वो डूबे हुए हैं। बिल्कुल है, आप उनके जस्ट उनके सर बाहर निकले, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने तौर पे हेल्प कर रहे हैं। बोट्स पे जा रहे हैं इस तरह, जिनके पास बोट्स नहीं है, मैंने तो ऐसे देखे जहाँ पर बोट्स नहीं है, जहाँ पर कोई इस तरह की इमदादी अभी कार्रवाइयाँ जारी हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रही। लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों तक जो है वो लाजमी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि लाजमी कुछ खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर पहुंचा दी जाएं या सामान पहुंचा दिया जाए, ऐसा तो इस हवाले से। अच्छा, वहाँ की बात कर रहे थे जहाँ पे अडल्ट बच्चियाँ हैं, उनके भी अपने जगह बहुत सारे मसाइल होंगे
क्या वो डिस्कस करना पसंद करती हैं या बिल्कुल अभी तो जाहिर सी बात है जिस तरह नहीं? मैंने आपको जैसे बताया कि ज्यादातर तो वो थोड़े मतलब गाँव वाली साइड वाले एरियाज हैं, तो उनको प्रॉपर टर्म्स का ही पता नहीं होता कि हम किस तरह से उस चीज को बताएं। लेकिन जिस तरह वो थोड़े बहुत सिम्टम अगर शो भी करती हैं तो पता चल जाता है कि इनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर इनको आयरन की डेफिशिएंसी हुई है। तो अभी यही है कि चाहे वो एडल्ट्स हैं चाहे वो प्रेग्नेंट हैं, जो भी हैं, एक तो उनको एंटी फंगल मेडिसिन लाजमी दी जाए। अगर वो स्किन प्रॉब्लम है तो लोशन दिया जा सकता है, वरना उनको टैबलेट्स की सूरत में एंटी फंगल मेडिसिन। दूसरे नंबर पे ORS की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। वो हर एज के लिए और हर जेंडर के लिए ज़रूरत है, बच्चों के लिए या फीमेल्स के लिए, वो हर किसी के लिए ज़रूरत है। और फिर यही सप्लीमेंटेशन आ जाती है। वो मतलब सबसे ज़्यादा तो मैंने जो देखा है वहाँ पे फीमेल्स को यही प्रॉब्लम आ रहा था। वो एडल्ट जो 19s की एज में थी, टीन्स में थी, सबको यही प्रॉब्लम हो रहा था। उनको वीकनेस हो रही थी, देवर लाइक हमें बहुत वीकनेस हो रही है, या फिर उनको थोड़ा पीरियोडिक इशू वगैरह। वो जाहिर है सारा फिर फॉलिक एसिड और इस चीज़ से रिलेटेड ही है। तो ज़्यादातर लोगों ने डिस्कस नहीं किया हमसे, बस ये होता है कि किसी को देख के पता चल गया है, किसी ने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया तो वो आइडिया हो जाता है, वरना यूजुअली औरतें इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती। अच्छा, ये तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा उनके साथ एक दो उनको बात समझाना या उनसे पूछना। इस तरह की आपको ज़्यादा मुश्किल। फिर इनडायरेक्टली पूछना पड़ता है, थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली पूछना पड़ता है। फिर ये है कि उनको समझाया तो कुछ नहीं जा सकता, बस ये होता है कि हम उनको फिर मेडिसिन वगैरह दे के कह देते हैं कि आप इसको यूज कर लें। अब उनको बताना या ये बताना कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग उन लोगों को फिर इतनी तो वो नहीं पता होता, समझ ही नहीं होती है। चीजें वो मुश्किल भी है, जाहिर सी बात है। अच्छा, जिस तरह वहाँ पर हम देखते हैं वॉशरूम के हवाले से भी काफी मसाइल का सामना करना है। पानी की क्या वैसे वहाँ पर सूरत हाल है? अभी पानी बहुत ज्यादा वहाँ पर रुका हुआ है या अभी उसी तरह जिस तरह फ्लो में आ रहा है उसी तरीके से चल रहा है? उसमें यह है कि जो रोद कोई का जो पानी है, जो कि कोई सुलेमान पर बारिशों के बाद जो वहाँ से नीचे पानी आया उसे रोद कोई कहते हैं, तो वो जो पानी है वो तो अब थोड़ा कम होना शुरू हो गया उसकी सतह। लेकिन आज भी आने से पहले मैंने महकमा मौसमियात की मैंने रिपोर्ट देखी है, तो जो दरियाए सिंध है वो दरियाए सिंध में अभी भी हाई फ्लड की सिचुएशन है। तो दरिया सिंध में अभी भी जो है तो बहुत ज्यादा पानी है ना इस टाइम, तो वहाँ पर तो अभी बहुत ज्यादा खतरा है। तो काला बाग से लेके नीचे मियांवाली से नीचे अपना सखर तक जो दरिया सिंध है उसमें हाई फ्लड की सिचुएशन है। बाकी जो रोद कोई का पानी है वो अब थोड़ा सा जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया, लेकिन अगर वो बारिशें दोबारा खुदा ना खास्ता हो गई तो वो फिर क्रिटिकल हो जाएगी। तो पानी पीने का तो उधर नहीं है क्योंकि सैलाबी सारा वो है, लेकिन अभी लोग पानी लेके जा रहे हैं। बाकी जो है वहाँ पे जो ज़रूरत है इस टाइम एक मेडिकल कैंप की भी ज़रूरत है कि मेडिकल कैंप हो जहाँ पे जैसे आपने अभी ये लेडीज़ की भी बात की, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हों, अगर वो लेडी डॉक्टर उधर बैठी हो वो आगे गाइड करे तो वो उसकी बात को वो ख़वातीन सुनेंगी और उस पर जो है वो अमल करेंगी। इसके अलावा एक और भी इसमें बात यह है कि ये जो इमदादी सामान या राशन इसकी खरीदारी अक्सर मर्द कर रहे होते हैं, मेल ज़्यादातर कर रहे होते हैं, फीमेल भी कर रही होंगी, लेकिन मार्केट में जाने का काम ज़्यादातर मेल कर रहे होते हैं, वही लिस्टें वगैरह बना रहे होते हैं। तो उसमें खवातीन का जो सामान है स्पेसिफिक वो मिस हो जाता है, उसमें वो उन लिस्टों में वो नहीं आता। तो जो भी लोग राशन उधर लेके जा रहे हैं वो ये चीज़ ध्यान में रखें कि उधर खवातीन की भी एक बड़ी वसी तादाद मौजूद है, उनके लिए भी जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट है वो भी लेके जाएँ। और जो लोग इमदादी सामान में कपड़े भिजवा रहे हैं, अब ये आप देखें कि हमें कुछ कपड़े मौसूल हुए तो वो उनकी पोजीशन ये थी कि वो शायद पहनने के काबिल नहीं है, लोगों ने अपना वो कचरा उठा के दे दिया। मतलब कैसी एक हमारी ज्यादती है हमारे लोगों की। हमें एक तो आप हेल्प भी कर रहे हैं तो फिर आप क्या हेल्प आप फिर ना ही करें, आप उसे उठा के बाहर फेंक दें आप, मतलब क्या उसमें। फिर वो जो हमने मार्केट से भी कुछ जो चीजें प्रोक्योर की हैं, जिन्होंने दालों का कहा कि वो इम्पोर्टेंट है, तो अब हम दुकानदार को बता रहे हैं कि यार हम ये दालें सलाब दुकान के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन जब हमने उधर उससे दालें लेके हम जब उसको पैकिंग करने लगे तो उसकी जो है वो बड़ी ख़राब क्वालिटी है। वो समझ नहीं आ रही कि ये दाल है या पता नहीं बाजरा है, ये क्या है। वो फिर हमने आज निकल जाना था हमारी टीम ने कोई सुलेमान के लिए, लेकिन वो सामान फिर हमें रिटर्न करना पड़ा, फिर उधर से दोबारा लेके आना। तो मतलब ये मसाइल हैं, इनमें गवर्नमेंट जो है ना उसका ये किरदार, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उधर एक कोई अपने रिलीफ सेंटर बताए और वो सिर्फ लोगों को गाइड करे। ये नहीं मैं कह रहा कि जाहिर है कि वो जो गवर्नमेंट अपने तौर पे इमदाद करेगी वो करेगी, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं, इवन मानसेरा से भी लोग आए हैं, कराची से भी लोग इन इलाकों में आए हैं, वो इधर आके उनको ये नहीं पता होता कि हमने किधर जाना है, कौन हकदार है कौन नहीं है। गवर्नमेंट के पास डाटा होता है कि ये बस्ती बह गई है,
इस इलाके में अभी तक नहीं, वो तो बाहर का बंदा आगे कैसे, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि दूसरे लोग मौजूद हैं, वो तो कहेंगे अच्छा ये लोग ऐसे में यही हैं, तो अच्छा वही सामान आपने वो उधर ही मेन शहरों में दे रहे हैं। हाँ। तो सा मेन शहर में राजनपुर में दे रहे हैं लोग। जरूरत यह है कि अगले उन इलाकों में जाया जाए जहां पर पहुंचने का रास्ता नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट गाइड करे कि जी आपने वहां जाना है, उसके लिए आपको कश्ती की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ इस डर से भी नहीं जाते ना कि अच्छा हमें कुछ जो है वो जाहिर सी बात है पानी में कैसे जाएं, पानी में कैसे जाएं। फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो थोड़ा सा एक कुछ ये शिकायतें आ रही हैं, तो गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी। एक जो उधर ये जत्थों वाले ये जो हैं, जाहिर है कि ये भी ये नहीं है कि उधर सारे जत्थे ही फिर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी वजह से बाकी लोग भी डरते हैं उधर जाने में। तो उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये चीजें इनको गवर्नमेंट सॉर्ट आउट कर सकती है और बेहतर तरीके से ये चीजें मैनेज कर सकती है। सबब मैं करूंगा, मेरा टाइम आपका हो रहा है। कैंप, मेडिकल कैंप होने चाहिए, मकानात के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करे, उधर जो लोगों का फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करे, और जो जानवर लोगों के जो है वो बह गए हैं उनके लिए, और जो उनके बेचारों की मौत हो चुकी हैं उधर उनके लिए जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनको रिलीफ लाजमी जो है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस ये इन्होंने सम अप कर दिया है। बात यही है कि आपने कहा कि वो घर नहीं छोड़ना चाहते, तो जाहिर है उन पे उनकी वहाँ पे जमीनें हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि चलो आज सैलाब है, कल खत्म हो जाएगा तो हमारी अपनी एक जगह होगी, दोबारा रह लेंगे। हाँ, तो चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बस यही है कि अब हम दुआ कर सकते हैं कि मजीद बारिश ना हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क होना शुरू हो गया है अब दोबारा से, तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि गवर्नमेंट उनको इतना रिलीफ दे कि वो दोबारा से अपने सर्वाइवल की तरफ आएँ। और दूसरा ये बात भी आ जाती है कि फिर दूर नहीं है, अगली गर्मियाँ भी दूर नहीं है। तो हमें अभी से मेरा ख्याल में अगर थोड़ा बहुत भी प्रिकॉशन किया जाता तो इस हद तक डिजास्टर नहीं आना था। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें पता होता है, सब पता होता है कि कब क्या होना है, पता था इस दफा बारिशें ज्यादा आनी है, सब पता, बहुत ज्यादा चीजें क्लियर थी लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं, हाँ, इंतजाम नहीं किए गए। तो अगर हम अपने आबी निजाम को थोड़ा बेहतर कर लें, मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट थोड़ा कर ले तो हम आइंदा इस तरह के डिजास्टर से बच सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर तैमूर मलिक, सियासत से भी इनका ताल्लुक है। आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट हैं, वो हैं जी ताहा कुरैशी साहब, जो कि मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम। अच्छा जी, आज थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, सियासत के हवाले से भी, थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी जानेंगे, और साथ साथ जिस तरह आपको पता है कि इस टाइम सैलाब आया हुआ है तो उस हवाले की सूरत हाल से भी बात करेंगे कि किस तरह सियासी जमातें जो हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर से जानेंगे कि पाकिस्तान के, क्योंकि ये बहुत अरसे से बरतानिया में मुकीम है, तो उस हवाले से जानेंगे कि पाकिस्तान का बरतानिया के साथ किस तरह का ताल्लुक है, और सैलाब में क्या वो लोग हेल्प कर रहे हैं या नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज इनके साथ शेयर करेंगे। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे ना कि कितने अरसे से जो है आप सियासत से किस तरह जुड़े, फिर बैरिस्टर भी हैं, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइएगा। जी, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है जी, और मुल्तान की एक महब फैमिली है बहादुरपुर से, उससे मेरा ताल्लुक है। मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, प्रेप से लेके ओ लेवल्स तक। मेरी वालदा ने मुल्तान पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स, उसकी वो बानी प्रिंसिपल थी, 15 साल रहीं, तो बिल्कुल इस शहर से ही ताल्लुक जुड़ा रहा। उसके बाद मैं बाहर पढ़ने चला गया, पहले बीएससी की हुई है, फिर उसके बाद एलएलबी ऑनर्स की, फिर बारट लॉ किया लिंकन से, और आखिर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और इमरान खान साहब के कीबल कॉलेज से मैंने एमबीए किया हुआ है। सो सियासत, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है जी, एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। हम ये कहते हैं कि अच्छे लोग सियासत में नहीं आते, या पढ़े लिखे लोग सियासत में नहीं आते, या सियासत से रोका भी जाता है। अपने हम दोस्तों को, घर वालों को कई दफ़ा रोकते भी हैं। तो मेरा स्टूडेंट लाइफ से कुछ ना कुछ ताल्लुक रहा है जी। मैं इंग्लैंड में भी जब था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड चेयरमैन था, और मैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ जवानी से मुंसलिक हूँ। 2005-6 से तो मैं पार्टी का और पार्टी के अहदेदारान का वकील भी रहा हूँ, और पिछली हुकूमत में भी कई कमेटीज़ में बैक एंड पे लीगल सपोर्ट के हवाले से मैं मुंसलिक था। तो अमली सियासत में अब आने की कई वजूहात हैं। हमारे हल्के से जो
PTI के इलेक्टेड रुकन पार्लियामेंट थे, वो मुनहरिफ अरकान में शामिल थे। तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और मुझे इनकरेज किया गया कि अगर आप वाकई मुल्तान के लिए, अपने हल्के के अवाम के लिए और पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इधर आके आप एक्टिव हों और अपना रोल प्ले करें। सही। तो आपको सियासत में इंटरेस्ट था कि मुझे सियासत में शुरू से इंटरेस्ट है? शुरू से। देखें, वकालत और सियासत बहुत मुंसलिक हैं एक दूसरे से, इकट्ठी चलती हैं। जो असल में एक MNA का या एक पार्लियामेंटेरियन का काम है वो है भी कानून साजी। ये हमारे कुरैशी साहब इंग्लैंड से आए हैं, वहाँ पे देखें MPs अपने हल्के में जाते हैं, 1-2 दिन मुख्तस होते हैं, वो हल्के में क्लिनिक करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मदद करते हैं। बाकी वो हफ्ता जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजी करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी थाना कचहरी और गमी खुशी की सिर्फ सियासत है ज़्यादातर जगहों पे, जिसकी वजह से कानून साजी उस तरह नहीं होती जैसे होनी चाहिए। तो ये कोई एक दिन में, या मुझे ये गलतफहमी नहीं है कि एक दिहाई में ये चीज़ें बदल जाएंगी, बट अच्छे लोग सियासत में आ रहे हैं, हर पार्टी की तरफ से अच्छे लोग मौजूद हैं। तो उम्मीद ये है कि ये सिलसिला बदलेगा कि लोग बैठ के वहाँ ना सिर्फ पार्लियामेंट में कानून साजी करें, जो पार्लियामान की कमेटीज़ होती हैं, तो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, डिफेंस की कमेटी है, वहाँ बैठ के अपना किरदार प्ले करें और अकाउंटेबिलिटी करें, ट्रांसपेरेंसी इश्योर करें, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करें। अब आप हम आज की अब सैलाब की जो आफत आई हुई है पाकिस्तान पूरे में इस वक्त, उसके बारे में बहुत कहा जा रहा है कि जी एक तो कुछ नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन साथ ही कोई प्लानिंग की भी कभी फुकदान है हर जगह। किसी एक सूबे की या हुकूमत की बात नहीं कर रहे हम, और अवाम की भी की सोच का और काम का एक इशू है। तो अगर ये सब चीज़ें पार्लियामान और मुंतखब नुमाइंदे हमारे ठीक तरह करें तो रिवर बेल्ट्स के ऊपर होटल नहीं बनने चाहिए थे, आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी, हमारी हाउसिंग अरेंजमेंट्स चाहे वो लो कॉस्ट हों, दही इलाके हों, वो प्रॉपर होने चाहिए, वाटर चैनल्स हमारे प्रॉपर होने चाहिए थे, कालाबाग डैम पे सियासत नहीं होनी चाहिए थी, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो रेजर्वॉयर्स हमारे मुल्क में मौजूद होने चाहिए। लेकिन जब सियासतदान अपनी सिर्फ थाना कचहरी की सियासत करेंगे और अपने पर्सनल मफादात के लिए सियासत करेंगे तो वो कानून साजी और प्लानिंग फिर उस तरह नहीं हो सकती, बिकॉज उतना टाइम ही नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि जी हमें हर मौके से सीखना चाहिए, हर आफत से भी सीखना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आइंदा हम उसको हैंडल करने के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड हों। बिल्कुल ऐसे ही है। ताहा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का माशाल्लाह। अभी जो हमारी मुल्की सूरत हाल है, जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बैरिस्टर तैमूर साहब ने फिक्रा कहा कि जी मैं अय्याम जवानी से तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ, तो मेरे ख्याल में तो ये अभी भी जवान है, ये कोई इतनी कोई गुज़श्ता से पाबस्ता बात नहीं है। हाँ, अगर ये कहें कि जी अय्याम नौजवानी से तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ तो शायद ये काबिल कबूल हो। ये तो ज़रा थोड़ा सा रहा है, तो फनन मैंने बात की पाकिस्तान की। जी देखिए, सूरत हाल जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा, कुछ चीज़ें तो वाकई नेचुरल डिजास्टर हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान से ही मुंसलिक नहीं है। ये आप अमेरिका में देखिए कि पूरी की पूरी स्टेट्स जो हैं वो सैलाब में 10-10, 15-15, 16-16 फुट पानी आ जाता है। पूरी की पूरी स्टेट कटरीना जब आया था हरिकेन, तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब उनको एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके पास, जितनी उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, पाकिस्तान तो के पास तो वो है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको नहीं पता चला। अच्छा, उनको पता भी है लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो सका। बरतानिया में हमारे हर साल आप ये देखिए कि फ्लड्स आते हैं और शहरों के शहर डूब जाते हैं। अच्छा, ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन उसके लिए जो रिलीफ पैकेजेस हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो बड़े मजबूत हैं। फिर टॉप टू बॉटम एक कम्युनिकेशन है, सिस्टम बड़ा मजबूत है कि वार्निंग दे दी जाती है इन एडवांस, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो दफ्तरों में बैठकर फिर टेलीफोन पर काम नहीं करती, वो साइट पर होती है। पॉलिटिशियंस साइट पर पहुंचते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई अब यहां से निकलो, लेकिन तबाही फिर वहां भी होती है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जब आती है तो उसका इंसान के पास एक लिमिटेड पावर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड उसका थॉट प्रोसेस है, तो वो उसी सोच के मुताबिक, उतनी ताकत के मुताबिक ही काम कर सकता है। अल्लाह की ताकत तो बहुत बड़ी है। ये जो नेचुरल डिजास्टर आती है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये मैं यूरोप की बात और वेस्ट की बात कर रहा हूँ,
पाकिस्तान तो बहुत ही पीछे है इन चीज़ों में। पाकिस्तान में तो सिस्टम का बहुत बड़ा फुकदान है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो यहाँ आकर देखी है कि पाकिस्तान की कौम में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है, बहुत ज़्यादा ये असाबी कुव्वत इनकी बड़ी मजबूत है। इनके अंदर काम करने की जो सलाहियत है बहुत ज़्यादा है। कोई भी डिजास्टर आ जाए, कोई भी इनके ऊपर कोई ऐसी तकलीफ आ जाए तो कौम इकट्ठी हो जाती है। अभी मेरे पास एक डेलीगेशन अभी कराची से आया हुआ, कल रात मेरे पास ही थे। वो उलमा का डेलीगेशन है। वो अब करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कराची से आकर। ये जनूबी पंजाब की इस बेल्ट में, वो तौसा में था उनका एक वफद, अभी जो है ना अभी 8-10 और लोग आ गए हैं। अब वो रिलीफ की एफर्ट्स अब जनूबी पंजाब में उनकी हो रही हैं। हकीकत ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस, आई वुड से दे हैव लेट अस डाउन वेरी बैडली। हमारी तक़वात पर सियासतदान पूरे नहीं उतरे। इस वक्त कौमी यकजहती का जो तस्वर है उसको उभारने की जरूरत है। मेरे ख्याल में सियासत अपनी जगह, हुकूमत अपनी जगह, लेकिन अवामी रिलीफ को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये तरजीही बुनियादों पर काम होना चाहिए और इसमें किसी को भी अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। और मैं ये अपनी इदारों से भी कहूँगा, अपने सियासतदानों से भी कहूँगा कि इस मकसद के लिए ये यकजान होकर एक टेबल पर आए और एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोहेसिव किस्म की स्ट्रेटजी बनाए जिससे आवाम को इमीडिएट और इफेक्टिव रिलीफ मिले। बरतानिया में होता यह है जी, अभी देखिए हमारी मलका बरतानिया है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, गम का, गुस्से का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है और दुआएं दी हैं कि जी पाकिस्तान की आवाम को फौरन रिलीफ मिलना चाहिए। वहाँ से लोगों ने कलेक्शंस भी शुरू कर दी हैं, जो अवाम है। हाँ जी। अब ये जो हमारी जो डिजास्टर कमेटी है उसके पास भी लोगों ने एप्लीकेशन भेजी हैं कि डिजास्टर कमेटी जो बरतानिया की है, जो ऐसे रिलीफ पैकेजेस बनाती है, उनको चाहिए कि वो इसके लिए फंड्स एलोकेट करें। अब देखें ना, ये 1000 हा जो मुरब्बा मील का एक इलाका है, वो अगर पानी की जद में आ गया है तो उसका एक तो एक इमीडिएट इम्पैक्ट है कि लोगों की जानें गई, लोगों का माल तबाह हुआ, लोगों के मकानात तबाह हुए, फसलें तबाह हो गई। लेकिन इसका जो फिर कैस्केड इफेक्ट होना है आगे जाकर, कि आपको जब फसलें नहीं होंगी तो गंदम कहां से आएगी? बिल्कुल ऐसे ही। जब गन्ना नहीं होगा तो शुगर कहां से आएगी? जानवरों को आप चारा कहां से लेकर डालेंगे? पानी नीचे उतरते 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 उसको एक टाइम लगना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको रिहेबिलिटेशन करने के लिए साल हा साल चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये होश के नाखुन लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि ये अकल से काम लें और इसकी कोई 5 साल को मनसूबाबंदी करें। देखिए बरतानिया का निज़ाम ये सियासतदान नहीं बनाता है, जैसे रिश्ता ने तवज्जो दिलाई ना, ये एमपीए का या एमएनए का काम नहीं है कि जी आपकी भैंस चोरी हो गई है तो जाके थाने में से जाके भैंस का पर्चा कटवाए। ये उसका काम नहीं है। महल्ले में लड़ाई हो गई तो जाके एमपीए बैठ के जनाब फैसले करवाएगा, ये उसका काम नहीं है। हाँ, अगर फालतू वक्त हो तो ये भी किए जा सकते हैं कि भाई लोगों में सुलह सफाई करना, ये एक अच्छी चीज है। उसका काम है पाकिस्तान के निजाम को मजबूत करे, उसका काम है पार्लियामेंट में बैठकर लेजिस्लेशन करे। वो ये नहीं है कि अपने महल्ले की जो है ना जी, अपने इलाके की 50 फाइलें ले जाए और 6 दिन वहां बैठा रहे होटल में कि जी मैंने चीफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से ये ऑर्डर करवाने हैं, फलां बंदे के डायरेक्टर के, फलां बंदे के टीचर के और फलां के वाइस चांसलर के। हमारे यहां तो ये निजाम है, ये एक इंतहाई फरसूदा निजाम है। इसकी जितनी भी हो सके हमें उस पर तनकीद करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक जिस तरह ये भी मॉडर्नाइज्ड सिस्टम की, अभी बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे थे, खान साहब भी उसकी बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि खान साहब भी 3-4 साल इस निज़ाम को बदल ना सके और ये भी हमें मायूसी हुई है। वो अब अलहदा बात है कि जी उनको काम नहीं करने दिया गया है या रस्ते में रुकावटें डाली गई हैं या वो न्यूट्रल्स वाली बातें हैं, वो फलां बातें, लेकिन उनके दौर में भी कितने बंदों को फिर सजाएं हो गई, कितने बंदों के पैसे वापस हमने हुकूमत को दिला दिए, अवाम के पैसे जो लूटे हुए थे। कुछ भी वो जो तब्दीली खान साहब चाहते थे वो तब्दीली हम नहीं देख सके।
अब वक्त ये है कि अब नौजवान, जिस तरह अब ये जवान है, नौजवानी से निकल है, बैरिस्टर साहब, इस तरह के लोग अब आगे आए, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है जी, लेकिन मेरे पास वहां अल्लाह का फजल है कि पीपल्स पार्टी है, ANP है, JUI है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, इन तमाम के जिम्मेदारान जब वहाँ हमारे सेंटर का जो थिंक टैंक है हमारा, वहाँ हमारे पास आते हैं, वो उनसे तबादला ख्याल होता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की अवाम की रियल हकीकी तब्दीली के लिए मुझे तो यहाँ कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप नजर नहीं आया जी अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है। आज 75 साल हो गए, हम लोग अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर सके, ना हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के बरतानिया के साथ जो अभी ताल्लुकात हैं वो किस हद तक बेहतर है? देखिए जी, पाकिस्तान का सिर्फ बरतानिया नहीं, मैं समझता हूं कि यूरोप और वेस्ट इन जनरल, इनके साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के ठीक नहीं है। बरतानिया ने पाकिस्तान को, एक रिपोर्ट आई थी सफोकेशन ऑफ द फेथफुल 2020 में, सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, उसमें 30 के करीब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने पाकिस्तान को स्टेट को मुल्ज़म ठहराया कि ये इंतहा पसंदी को स्पॉन्सर कर रही है। सफोकेशन ऑफ द फेथफुल रिपोर्ट इंटरनेट पर पड़ी है, मेरे पास भी कापी है उसकी, मैंने उस पर रिबटल भी दी, फिर बाहर झूठ का पलंदा था वो। लेकिन हमारे हाई कमीशन सोए रहे, वजारत खारजा सोई रही, उसको कोई जवाब नहीं दिया। यह है हमारी बदकिस्मती कि जब एक पार्लियामेंट के 30 मेंबरान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है तो कि अकलियतें जो हैं उनकी परसिक्यूशन, खुसूसी तौर पर वो कहते हैं जी अहमदियों की परसिक्यूशन जो है वो रियासत करवा रही है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज में डाल दिया। बैरिस्टर साहब समझते हैं इस चीज को कि हाई रिस्क कंट्रीज का मकसद यह है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड in money laundering and the laundered money is being used to promote extremism and terrorism. यही FATF चाहती थी। अब जिन ममालक ने ये अहमदी ग्रुप को आगे रखकर, 30 पार्लियामेंटेरियन को आगे रखकर इस बात को आगे चलाया, अब मुझे ये बताएं कि उसका पाकिस्तान के ऊपर कितना मनफी असर हुआ होगा कि बरतानिया ने उस रिपोर्ट की बुनियाद पे पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज में डाल दिया। फिर क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन के तकरीबन 600 के करीब पार्लियामेंटेरियंस ने उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर यह पाकिस्तान के खिलाफ लिख दिया कि इसको जो GSP प्लस स्टेटस मिला है इसको रिव्यू किया जाए। 600 पार्लियामेंटेरियंस, हमारे सफारतकार सोए हुए हैं। अच्छा, GSP स्टेटस प्लस स्टेटस क्या है कि पाकिस्तान को यूरोपियन मार्केट जो है उसमें एक्सेस है और टैक्स रिलीफ मिलता है। हमारा जब यहां से कपड़ा जाएगा तो उसको टैक्स रिलीफ मिलेगा, हम मार्केट में कंपीट कर सकते हैं। वहां बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, दूसरे ममालिक के साथ कंपीट नहीं कर सकते अगर हमें टैक्स रिलीफ ना मिले। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वहां ग्रुप काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसियां, हमारी वजारत खारजा, हमारी हुकूमत, इन चीजों को नोट करना और उस पर बहस करना। जो स्टैंडिंग कमेटीज बनती हैं उनमें वजारत खारजा की स्टैंडिंग कमेटी है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां ये मामला डिस्कस हो कि जी फलां नाराज हो जाएगा, फलां। भाई मुल्क की मफाद सबसे पहले है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो तुम्हारे ये लल्ले तल्ले ये सब खत्म। तो मैं अर्ज ये करूंगा, बरतानिया ने तो ये कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने भी, आपको मैंने बता दिया कि कितने नाराज हैं। एक अहम नुकता और भी है कि पाकिस्तान में जब मुशर्रफ साहब गए तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, उसने अपना जो टेन्योर था गवर्नमेंट का वो पूरा किया, तो एक ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा ही पुरअमन तरीके से, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, फिर मुस्लिम लीग नून को आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि ये रजीम नवाज शरीफ के खिलाफ, वो सारे पैसे कहाँ हैं? आज वो बात ही नहीं होती, कहाँ है वो पैसे सारे? उसको बाहर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये कामे का मामला था। ये रजीम चेंज होती है, उसमें बैरूनी ताकतें मुलव्वस होती हैं, हमारे यहाँ के कुछ लोग मुलव्वस होते हैं। फिर अभी खान साहब को रजीम चेंज में डाल दिया, क्यों? क्योंकि वो रशिया चले गए थे। अब ये सवाल उठते हैं, तो वहां अवाम ये सवाल उठाती है कि भाई ये रजीम चेंज जो है 5 साल पूरे क्यों नहीं करने देते आप किसी हुकूमत को? और हमारे सियासतदान भी ऐसे ही करते हैं कि वो आज आपके साथ है, कल मेरे साथ है, परसों इनके साथ है। तो सियासतदानों को भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। बैरिस्टर साहब, आपसे मैं ये तो कर रहा हूं कि सियासतदान
जवान लोग जो नए आए हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं कि ये लोटाबाजी ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी बहुत सारा हमारे सिस्टम को जो है वो चेंज होने की जरूरत है। ये 75 साल तो हो गए हैं जी अब तक। बिल्कुल, क्या चेंज है, सही है। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम सर भी बात कर रहे थे, जितने भी हमारे नौजवान हैं, सियासत अभी जिस तरह सियासत के हालात चल रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो डिसहार्ट हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें टैलेंट है, मैं समझती हूँ हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लोग आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप क्या समझते हैं किस तरह नौजवान सियासत में आ सकते हैं और वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं? मेरे ख्याल में जी, एक तो कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि निज़ाम को बदलने की, और जो हकीकी मायनों में इसको मुल्क को अगर हमने डेवलप करना है तो उसके लिए हमें सोच की डेवलपमेंट भी चाहिए और अपने सियासी निज़ाम को बदलना पड़ेगा हमें। लेकिन अभी जो है, अभी नौजवान जो हैं वो, उनके लिए सियासत में आना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। हाँ। और मेरी भी, अगर आपने पूछा कि क्या हमेशा से ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश थी लेकिन आ नहीं सका पहले, उसकी वजह यह है कि सियासत एक महंगा पेशा है। अगर उसको दिया जाए, सियासत इबादत होनी चाहिए, लेकिन उस इबादत को पाकिस्तान में करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, ताल्लुकात भी होने चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास निज़ाम नहीं है कि जी स्टूडेंट यूनियंस मौजूद हों, वहाँ से स्टूडेंट लीडर्स निकलें, कम्युनिटी लीडर्स निकलें, उनके पास पैसे चाहे ना हो, कम्युनिटी सपोर्ट करे उनको। बाहर तो ऐसे ही है जी, एक एमपी है, चाहे यूके में है, चाहे अमेरिका के अंदर है, वो इलेक्शन में अपने पैसे खुद के तो नहीं लगाते, सो उनको उनका आगे पीछे का जो सपोर्ट सिस्टम है वो डिक्लेयर करके, तो साहब वो काउंसलर से चलते हैं। बिल्कुल, काउंसलर से आगे आए। लोकल गवर्नेंस की जरूरत है। ये जो हम बातें कर रहे हैं कि गली मोहल्ले, थाने, कचहरी की और मसालती कमेटियों वाली जो सियासत है वो लोकल गवर्नेंस में होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कानून साजी नहीं कर रहे, उनका काम है लोकल गवर्नमेंट चलाना। हम यहाँ पे बिकॉज एक वो एमएनए या एमपीए का ठाट भी रखना चाहते हैं, तो हम शायद लोकल गवर्नेंस को, स्ट्रक्चर्स को मजबूत ही नहीं होने देते कि शायद जो ट्रेडिशनल सियासतदान है, जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, जो या मारूसी सियासत वाले हैं, उनको ये ख्याल है कि जी अगर हम नीचे सबको एम्पावर कर देंगे, एक दुकानदार काउंसलर बन के और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएगा, तो हमारे पास कौन आएगा, हमारे गाड़ी के दरवाजे कौन खोलेगा। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। मैं तो जी प्रैक्टिस करता रहा हूँ, बिल्कुल बड़ी मेहरबानी की इन्होंने कहा है कि अभी भी जवान है, 19 साल मुझे वकालत के पेशे में हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल एक फील करते हैं कि अभी बहुत टाइम है। अभी तो खान साहब के पास भी इंशाल्लाह टाइम है। तो वो गुजारिश ये है कि वो बाहर काम किया है, अपने वसाइल खुद बनाए हैं, तो उसके बाद जाके यहाँ आज हिम्मत आई है कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अगर हम इस मामले में रहते हैं, और मैं 10 या 20 साल बाद पीछे देख रहा हूं, तो ऐसे ना हो कि अगर कुछ अच्छे लोग मौजूद हों, ना सिर्फ मुल्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हमें मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए, अच्छे लोग हर जगह हर सोच के चाहिए। तो जरूरी है कि उसमें लोग बगैर माशी मुश्किलात के सियासत में आ सकें, अमली सियासत में आ सकें, अपना पैगाम आके लेके जा सकें, अपने लोगों के लिए काम कर सकें, और सबसे बढ़कर जो इन्होंने बात की, पाकिस्तान के लिए काम कर सकें। हम कश्मीर का मामला है, उसके ऊपर जब सिर्फ कश्मीर डे आता है तो उसके इर्द गिर्द डिस्कशन होती है। सो आपके इंडस वाटर ट्रीटी के मामलात हैं इंडिया के साथ, पानी के ऊपर डैम बना रहे हैं इंडिया, उसकी वजह से भी इशू है। आप उनके ऊपर, उन कानूनी और सियासी मामलात के ऊपर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे आपकी डिबेट ही नहीं होती। आपके जो इस वक्त प्राइम टाइम टीवी चैनल्स हैं, जो शोज हैं शाम के, वो सारे डोमेस्टिक सियासत के इल्जाम तराशी के ऊपर चल रहे होते हैं शाम को। तो हमें उनको उसके बजाय कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी डायलॉग की तरफ लेके जाना है। मुल्क तब बदल सकता है जी। हम दुनिया के चंद बड़े ममालिक में से हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर आर्म्ड नेशन है, हम रकबे के हिसाब से, आबादी के लिहाज से दुनिया के बहुत बड़े ममालिक में और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। सो मुझे एक मेरे मिडिल ईस्टर्न क्लाइंट ने एक दफा कहा था कि जी हम तो पाकिस्तान को अपना बॉर्डर का एंड देखते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं था कि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए एक हद है, लेकिन उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हर लिहाज से मुस्लिम उम्मा की दीवार है आखिरी। तो अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट सारी मुस्लिम उम्मा पे आता है। अब ये हमारे बारे में सोचते हैं और सही सोचते हैं, हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह निभाना है, और उसके लिए जरूरी है कि लोग सियासत में अपने जाती मफादात के लिए ना आए, काम करने के लिए आए और मुल्क के लिए काम करने के लिए। हम लोग तो ये देखते हैं ना कि लोग जो इतने अरसे से जो सियासत चलती आ रही है उसमें लोगों ने अपने मफादात ज्यादा देखे हैं। इक़्तिदार के चक्कर में हर बंदा जो है वो पड़ा हुआ है कि बस उसको कुर्सी चाहिए, किसी तरह वो आकर हुकूमत करे और बस फिर आगे
किसी ने आज तक वैसे अवाम की मामलात को या उन चीज़ों को समझा नहीं है। इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह सियासी जमातों को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, आज तक वैसे इन 75 सालों में कोई रोल प्ले नहीं कर सके, चाहे जिस तरह जिनकी हुकूमतें भी आई। अगर हम खान साहब को हटा भी दें कि अभी तो उनको कुछ टाइम ही हुआ था, उससे पहले जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत करती रही है, लेकिन सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं हो सका। अभी हम सैलाब की सूरत हाल पे बात करें तो सैलाब के हवाले से देख लें, हमने आज तक जो है वो डैम्स नहीं बनाए गए और जिसकी वजह से आज हमें इतना बड़ा डिजास्टर फेस करना पड़ा है। लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों के माल मवेशी, जैसे सर बात कर रहे थे कि सब कुछ ही सैलाब बहा कर ले गया। अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा चीज़ों को सेटल होने में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान, क्योंकि अवाम के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा कि अवाम के लिए क्या आसानियां हो सकती हैं। नहीं, और देखें हमारी वो मारूसी सियासत के हम खिलाफ बात ये करते हैं कि जो पार्टीज जिनके आपने नाम लिए, या आप जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं उनको देख लें, सब वही है कि बाप से बेटे को या पोतों को, नवासों को पार्टियां नवाज दी गई हैं। तो इस तरह तो आपका डेमोक्रेटिक एक सिस्टम नहीं चल सकता, ना बन सकता है। तो खान साहब की कम से कम ये बात है कि इस पार्टी में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उस पर भी जब कभी होती है तो लोग सवाल करते हैं। सो जहाँ तक सैलाब की बात है, देखें पहले खान साहब कोई कॉन्विक्ट नहीं है, ऑफेंडर नहीं है किसी चीज़ के, उनके ऊपर केस ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो गलत हैं सारे। तो उनके ऊपर पाबंदी थी टीवी चैनल्स पे आने की। कल खुशाइन बात है कि कोर्ट ने इजाजत दी और एक टेलीथॉन हुई, और वो पाकिस्तान के लिए हुई, वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं थी, आम आवाम के लिए थी। और चंद घंटे में हमने देखा 5 अरब से ज्यादा रुपए इकट्ठे हो गए। मैं ये कहूंगा कि सारी जमातों के लीडर्स को ये करना चाहिए, बिकॉज हर किसी की कुछ फॉलोइंग है, और हम कुछ पार्टीज के बारे में कहते हैं कि उनको कारोबारी हल्के बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि उनके कायदीन अगर टेलीथॉन्स करें, और मैं ये इनकरेज करूंगा कि वो करें, तो हो सकता है कई अरब हम और रेज कर सकें। हमारे तो इस वक्त जो आफत ज़्यादा इलाके हैं उनको हर रुपए की कदर होगी। सो पार्टीज को रोल प्ले करना चाहिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो यहाँ 9 नंबर पे मुल्तान में भी एक कैंप ही लगाया, जहाँ रिलीफ गुड्स इकट्ठे कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोग अपने ज़ाती तौर पर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो सियासी जमातों से मुंसलिक नहीं है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी है इस टाइम, क्योंकि जरूरत भी है कि तमाम कौम जो है वो मुत्तहिद हो और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके, जो इस टाइम हमारे यहाँ इस टाइम लोग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है वो फेस कर रहे हैं। लोग बेघर हो गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो हम लोग घरों में मौजूद हैं, हमें तो इतना शायद एहसास नहीं होगा। तो लोग इस तरह बैठे हुए हैं। 33 मिलियन लोग पाकिस्तान के, कई दुनिया के ममालिक से ज्यादा आबादी है ये इस वक्त डिस्प्लेस्ड है। तो उनकी मदद करना हम सब जितनी अपनी वसाइल के हिसाब इजाजत देते हैं वो करनी चाहिए। और जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा कि ये आपको सियासत से बढ़ के, अपनी जातियात से बढ़कर इसके ऊपर काम करना चाहिए, मुत्तहिद होकर चलना चाहिए, और सारे वफाक और सूबों को मिलकर भी काम इस पे करना चाहिए। और लेकिन ये देखें, हमारे लीडर, हमारे पास पाकिस्तान में आइकॉन्स की, लीडर्स की कमी है। बाहर के मुल्कों में आपके वो अदीब, आपके प्रोफेसर, आपके शायर, कुरैशी साहब जैसे लोग जो हैं उनको और तरह आइडियलाइज भी किया जाता है और उनकी अपनी फॉलोइंग होती है। पाकिस्तान का एक और बड़ा अलमिया ये है, और मैं फिर ये कहूंगा कि मीडिया ने वो टॉक शोज रात के जो प्राइम टाइम है उस पर सिर्फ सियासी गुफ्तगू होती है, और जितना जो ज्यादा ऊंचा बोलेगा, जो लड़ेगा, उसकी उतनी मशहूरी होती है। तो हमारे लीडर्स भी अवाम के लिए इस वक्त सिर्फ वही सियासी रहनुमा है, जो कि मेरे ख्याल में इल्जाम तराशी है, उससे हटना पड़ेगा और उसको बेहतर भी। अच्छा सर, आप क्योंकि बरतानिया के हवाले से भी हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे कि वहाँ से कोई इमदाद की जा रही है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह अभी सैलाब आया हुआ है उस हवाले से? जी बिल्कुल, वहाँ एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और जाहिर है बैरूनी ममालिक से किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में एक वाकई एक बड़ी ही स्ट्रेटजी बन चुकी है, जिस पर मेरे ख्याल में भी बहुत जल्दी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। अब आला सतह पर इस चीज़ को उठाया जा चुका है। देखिए, जो आपने ये जो मसला उठाया है ना कि जी ये प्राइम टाइम में सियासतदान बस वो लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, मैंने जैसे पहले कहा ना कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मीडिया का अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। इस तरह की बातें मीडिया वाले लोग भी कह जाते हैं, सियासतदान भी कह जाते हैं कि क्योंकि ये बैरिस्टर हैं तैमूर साहब, इनको अच्छी तरह अंदाजा है कि बरतानिया में आप किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसका आपके पास कोई प्रूफ
वहां अगर आप कर देंगे तो फिर आपको डेफर्मेशन में ले जाएंगे और बंदा की पूरी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी और जितनी भी इनकम जनरेशन है पूरी तबाह हो जाती है उस डेफर्मेशन केस को डील करने में। तो इसलिए लोग बड़े मुहतात होकर वहां बात करते हैं। सही। हमारे यहां मैं समझता हूं कि हमारी जुडिशरी को चाहिए कोई ऐसी एग्जाम्पल्स सेट करें कोई 2-4 कि जो भी सियासतदान या जो भी कोई मीडिया का बंदा, अभी शुरू हुई है कुछ हरकत हुई है कि जो भी कोई मीडिया का बंदा किसी सियासतदान या किसी फर्द के खिलाफ या किसी ग्रुप के खिलाफ या किसी जमात के खिलाफ एक झूठा एक इल्ज़ाम लगा देता है तो फिर उसको या तो वो उसी प्लेटफॉर्म पर वो प्रॉपर माफ़ी मांगे, इन राइटिंग अपॉलॉजी न्यूज़पेपर्स मीडिया में दे, वगरना उसके खिलाफ डेफमेशन का केस होना चाहिए। पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है उसकी हम क्या तरबियत कर रहे हैं? हम तो उस नई जनरेशन को बेजार कर रहे हैं, उसको पॉलिटिक्स से बेजार कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम से बेजार कर रहे हैं, हम उसको अपने एस्टेब्लिशमेंट से बेजार कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कभी भी इतना नहीं सुना था कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इतनी जो है वो एक मनफी मुहिम चलाई जा रही हो, इतना मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान आर्मी ही तो एक मुनज़्ज़म इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो इस निज़ाम को जोड़े हुए है। बिल्कुल ऐसे है। खामियां तो हर घर में होती हैं, हर इदारे में होती हैं, हर कौम में होती हैं। क्या बरतानिया के अंदर नहीं है? बरतानिया के वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर झूठ बोल दिया कि जी उसने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कोई पार्टी कोरोना के दरमियान नहीं की, झूठ बोल दिया। कभी भी यह तस्वर नहीं किया जा सकता था कि वजीर आजम बरतानिया पब्लिक में इस तरह झूठ बोलेगा, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। अगर पकड़ा जाएगा तो वो इमीडिएटली रिजाइन कर देगा, ऐसे तारीख है। लेकिन वहां भी हालात ऐसे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब बोरिस जॉनसन अकड़े हुए हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं देना, मैंने इस्तीफा नहीं। फिर उसकी अपनी पार्टी के अंदर जो संजीदा लोग थे उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ नाउ, यू मस्ट रिजाइन। फिर उसको फोर्स किया गया कि वो रिजाइन कर दे। सही। ट्रंप का भी आप देख लें तो मैं समझता हूं कि जो इंटरनेशनल जो इस वक्त जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप है ना, ये ट्रम्पाइजेशन टाइप की जो स्ट्रेटजीज आ रही हैं, उसने बोरिस जॉनसन को भी फिर एनकरेज किया, वो भी पॉपुलिस्ट लीडर बन गया। मगरब के दूसरे ममालिक में भी ऐसे ही होता रहा। तो पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड जो है ना जी, ये चल रहा है कि मीडिया पर बैठकर झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, और एक पार्टी को इतना बदनाम कर दो कि वो अवाम में जो है जीरो हो जाए। मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त इमरान खान साहब को भी एक बोल्ड स्टेप लेना होगा कि हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पीछे होना चाहिए, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की बका के लिए मेरी खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट है और दूसरी तमाम पार्टियों से भी कि देखिए, माजी में तलखियां हुई हैं, जेलों में लोग गए हैं, कुछ को सजाएं हुई भी, कुछ नाइंसाफियां भी हुई, लेकिन एक घर में जब 2 भाई 3-4 भाई लड़ते हैं, कोई झगड़ा होता है, तो अगर वो सारी जिंदगी उस पिछले झगड़े को लेकर बैठ रहेंगे तो वो आगे नहीं चल सकेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मौलाना फजलुर रहमान से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि वो इस वक्त तमाम को इकट्ठा करें। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त है, खान साहब से भी यही दरख्वास्त है कि वो सबको इकट्ठा करके नेशन बिल्डिंग करें। नेशन बिल्डिंग, बिल्कुल नेशन बिल्डिंग नहीं हो रही है जी, नेशन बिल्डिंग नहीं हो रही है। पाकिस्तान को इस कदर देखिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नजरिया था ना जी। तब हम सब जब ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाले हैं तो हम उस पर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? अब पाकिस्तान के अंदर से ये आवाजें निकलने शुरू हो गई हैं कि कायदे आज़म ने तो कभी भी नहीं कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो मौलवी ने लगाया है। हालांकि ये 2 कौमी नजरिया था, मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क बना था, और कायदे आज़म ने मेरे पास ही मेरी अपनी जो मैंने बुक आपको भी दी थी शायद पिछली दफा, क़याम अमन और अक़वाम आलम, आलम इस्लाम की सिसकती हुई सूरत हाल के तनाजुर में, उसमें मैंने कायदे आज़म का, अल्लामा इकबाल का और उस वक्त की लीडरशिप का पूरा एक मैंने चैप्टर लिखा है, जहां उन्होंने कहा है कि जी हम मदीना तर्ज की रियासत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी और आइन की जरूरत नहीं है, हमारे पास आइन 1400 साल पहले आ गया था कुरान की शक्ल में। हमें उन्होंने ये क्लैरिटी के साथ बता दिया। लेकिन आज हमारी अगर अकलियतें यहां महफूज नहीं हैं तो हमें देखना होगा कि हमने अपने ही मुल्क के कवानीन को कहां तोड़ा है, हमसे कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं कि हमारे मुल्क के अंदर
अक़लियतें महफूज नहीं हैं। अक़लियतों को महफूज होना चाहिए। अगरचे कि दहशतगर्दी की लहर आई है, बैरूनी स्पॉन्सर थी वो, और उसने मुल्क की अवाम के अंदर एक इंतशार फैलाने के लिए इधर चर्चों पर हमले कर दिए, इधर कादियानियों की इबादतगाह पे हमला कर दिया, इधर मज़ारों पे हमले कर दिए, उधर मसाजिद पे हमला कर दिया, उधर शिया को मार दिया, उधर सुन्नी को मार दिया। ये एक सियासत आई थी दहशतगर्दी की लहर। बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, लेकिन आफरीन है हमारी एस्टेब्लिशमेंट पर, हमारी फौज पर, हमारी सियासतदानों पर भी कि उन्होंने मिलजुल कर जब एक नेशनल कंसेंसस बना तो उन्होंने इस पर काबू पा लिया। अब फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि नेशनल कंसेंसस बनाएं, 5-6 नुकाती एजेंडा बनाएं। सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए नेशन बिल्डिंग का। जब तक आपके पास कौम नहीं है ना जी, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जब तक इस मुल्क की जो जियोग्राफिकल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं, नजरियाती और जोग्राफियाई जो सरहदें हैं, वो महफूज नहीं है, तो आप महफूज नहीं है। ये मैं अल-एलानी आज बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की, जो कि मैं समझते हैं आज के दौर में हमें ज़रूरत भी है कि इन चीज़ों पर अमल करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अभी इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर भी थोड़ा सा आपसे बात करते हैं ना कि उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, और सेकेंडली जिस तरह हमारे सर बात कर रहे थे, कानून साजी को भी, हमारे सिस्टम को भी बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसाफ के मामले में अगर हम बात करें तो हम बस इंसाफ के पीछे भाग ही रहे हैं। आज तक इंसाफ वैसे मिलता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, पाकिस्तान में एक क्लर्क से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सबका अलमिया यही रहता है कि जी हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या करंट प्राइम मिनिस्टर हो, तो बिल्कुल निज़ाम अदल और इंसाफ तो बदलने की ज़रूरत है। और आई थिंक तहरीक इंसाफ का शायद मकसद भी मेन यही है और यही था। सो मैं ये कहूँगा कि देखें, हम फिर आ जाके बात होती है कि हमें इलेक्टेबल्स की सियासत से जान छुड़ानी होगी, वो किसी भी पार्टी से। सो बैरिस्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या बैरिस्टर अल्लामा इकबाल साहब जो हैं, वो मारूसी सियासत से नहीं आए थे। उन्होंने हमें एक पाकिस्तान बना के दिया, और उसके बाद ना उनकी आल औलाद जो है वो कोई पार्टीज लीड करती रही है। सो हमें ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। जहाँ तक निज़ाम तालीम की बात है, तो मैं मुल्तान के हवाले से ये बात करूँगा कि जी जैसे मैंने जिक्र किया कि मैंने 10वीं तक तालीम जो है वो तो मुल्तान पब्लिक स्कूल से ली है। सो उसके बाद जो भी मौके मिलते गए, घर वालों की मेहरबानी है, लेकिन बेस तो यहीं बनी थी। सो अपनी सोच पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। मेरी छोटी बहन इसी तरह मुल्तान के एक स्कूल से उसने A-levels भी किया, और अब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD कर रही है। सो मैं सबको जो सुनने वाले, मैं सिर्फ इनकरेज ही करूँगा कि आप मुल्तान में किसी भी जगह पढ़ रहे हैं या वसेब में कहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ना सोचें कि आप दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अपना मकाम पैदा नहीं कर सकते। बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल है, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो तो हमारे से बहुत कम वसाइल के साथ बहुत और किस्म के निज़ाम कानून में पढ़े, और फिर भी उन्होंने दुनिया में भी नाम कमाया, पाकिस्तान में भी नाम कमाया। सो वो बड़ी शदीद ज़रूरत है। जिस तरह फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, पाकिस्तान में वो कहते थे घो स्कूल हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन सियासतदानों की भैंसें वहाँ बंधी हुई हैं और टीचर कभी आते नहीं हैं। सो अब जब से हर चीज़ डिजिटाइज होनी शुरू हो रही है, आई थिंक ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इवेंचुअली हर चीज़ ट्रैक होगी कि जी कौन आ रहा है, किस लोकेशन पे कितने स्टूडेंट हैं, आप डिजिटली ट्रैक कर सकेंगे। कुछ हद तक पंजाब में और KP में ये हो भी रहा है। सो सिंध के मसाइल मुख्तलिफ हैं। कानून की तालीम की बात करें तो उसको इम्प्रूव करने की हमें बेहद ज़रूरत है। सो मैं नेशनल लेवल पे कोटिंग द लॉ के नाम से एक तंजीम बनाई हुई है बहुत सालों से। पूरे पाकिस्तान से वकील और लॉ स्टूडेंट्स उससे मुंसलिक हैं। कानूनदान के नाम से एक वीडियो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। रोज़ उसमें लीगल लिटरेसी के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, और पूरे पाकिस्तान में उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमें हौसला देती है वो ये है कि बहुत सारे यंग लॉयर्स और स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से इंगेज करते हैं। तो इसका मतलब है उनकी ख्वाहिश तो है अपनी अपस्किलिंग की, अपने आप को इम्प्रूव करने की। परसों यहाँ विमेन इन लॉ का मुल्तान में ख़वातीन लॉयर्स के लिए ट्रेनिंग इवेंट था, और मैं बड़ी खुशाइंद बात थी, मैं एक ट्रेनर था उस इवेंट के ऊपर, कि वहाँ पे 50-60 ख़वातीन और बड़े
अच्छे और मुश्किल सवाल पूछ रही थी, उनकी ख्वाहिश थी, सवाल थे कि मुल्तान में भी क्या लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे मौके हमारे लिए पैदा होंगे कि नहीं होंगे। मेरे ख्याल में होंगे, और ये सूबा भी एक दिन जनूबी पंजाब जो है वो बनेगा। वो 1 साल में बने कि 5 साल और गुजर के 6 साल बाद बने, बट इवेंचुअली बनेगा। सूबे का अपना हाई कोर्ट होगा, अपना एक ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उसमें बहुत मौके आएंगे। हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, हर शोबे में चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। तो तैयारी करें, और मेरे ख्याल में नाउमीदी गुनाह है। अगर नाउमीदी होती तो मैं आज आपके पास यहाँ आके ना बैठा होता। मेरे ख्याल में अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, बाकी सब कुछ अल्लाह की मर्जी है, रजा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक उम्मीद तो हमेशा जिंदा रहती है। क्या कहेंगे ताहा साहब आप? तो बिल्कुल ऐसे है जी। ऐसे आप क्या समझते हैं नौजवानों को किस तरह बेहतर मौके मिल सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, वो बात फिर उसी एंगल पर ही चली जाती है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जनूबी पंजाब की महरूमियों की बात होती है, बलूचिस्तान की महरूमियों की बात होती है। दोनों ये खिते वसाइल से मालामाल हैं। हमारे इस खिते से सदर पाकिस्तान भी रहे बुखारी साहब जी, हमारे इस खिते से वजीर आजम भी रहे जी, हमारे इस खिते से वज़राए आला भी रहे, हमारे इस खिते से गवर्नर, स्पीकर और आला सब लोग ही आला सतह की उनके पास पोजीशन थी। लेकिन इस खिते की जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रेटेजिकली नहीं हुई, स्ट्रेटेजिकली नहीं हुई। जो नेशन बिल्डिंग का काम होता है ना, यानी कि आपको एक वाइस चांसलर चाहिए होता है, तो आप अपने खिते से एक वाइस चांसलर नहीं तलाश कर सकते, आपको इस्लामाबाद से या लाहौर से लाना पड़ता है। अब ये अंदाजा लगा लीजिए। मैं जब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ का चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो मैंने यहां 1 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दिए, बलूचिस्तान में, फाटा में, सिंध में, जनूबी पंजाब में, लाहौर पंजाब में, और ये गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इनके एजुकेशन मिनिस्टर्स, इनके स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, ये सारे वहाँ मेरे अपने हमारा जो ऑफिस था आते थे, तो इनके लिए हम एलोकेट करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, उनको मैंने 89,000 पाउंड के स्कॉलरशिप दिए, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग डेवलपमेंट की, और उन्होंने उस प्रोग्राम को पिक किया और उससे फायदा उठाया। हकीकत यह है कि हमारे सियासतदान, ये जिस तरह बड़े साहब ने कहा ना कि यही अब डेरा बना लिया है, 50 बंदे वहां बैठे हैं, उनको जनाब लस्सी का गिलास या पानी का गिलास जनाब या गुड़ खिला दिया थोड़ा बहुत, तो वो इससे खुश हैं। अब वो दरखास्तें लेके बैठे हैं, और साईं मेरे पुत्र को तो नौकरी दिवा दो, साईं मेरे बाल को एक यह काम करवा दो, और साईं फलानी जाते डायरेक्टर की पोजीशन खाली है, वो जरा फिल करवा दो। अब यही काम होता है वहां। तो ये काम सियासतदानों का नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मेरिट पर जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। सियासतदान को बरतानिया में जैसे इन्होंने भी कहा कि 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो पार्लियामेंट में होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, लेजिस्लेशन में बैठते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में बैठते हैं, फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, जाकर फिर अवाम के लिए उनके मिसाल होते हैं, ऐसे नहीं मिसाल। अच्छा, एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता सी बहु पुलिस का निजाम ठीक करना वा तो इन्होंने वकीलों को जज बनाना बंद कराना। अच्छा, मतलब वकीलों जी जी सिस्टम हो गए, पार्टियां में लोग होंगे उत्ते जाके जज बनते, मुल्क इंसाफ को नहीं 50-50 साल को लोग रोल गए। वही इंसाफ की बात है, कोई इंसाफ वाली गल है ही नहीं, अमीर लोगों का भी हो रहा, गरीबों का भी हो रहा। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। ये जी एक बिल्कुल सही सवाल किया उन्होंने, और सही बात की है, कमेंट किया है कि पाकिस्तान में ये कहीं पे भी जितना अच्छा वकील होगा उतना महंगा वकील होगा, तो वो अमीर के लिए वकील और है, गरीब के लिए वकील और है। जज एक अमीर के वकील को, अमीर वकील को और तरह सुनते हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल बराबरी को सही मायनों में, इंसाफ के निज़ाम को, तराजू जो है उनको बैलेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल मौजूद है। और जुडिशल रिफॉर्म्स हमारे बहुत ज़रूरी हैं,
कि पाकिस्तान में जजों की तैनाती कैसे होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की हो, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हो। ये नहीं है कि हमारे पास अच्छे जज मौजूद नहीं है, अभी भी निज़ाम इसलिए चल रहा है, जिस तरह बाकी इदारों में अच्छे लोग मौजूद हैं, इसी तरह आपकी अदलिया में भी अच्छे जज मौजूद हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ओवर बर्डन है, वसाइल की कमी है, उनके पास एक एक जज के पास हजारों केस लगे हुए हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो हर केस के साथ पूरा इंसाफ करेंगे, ये भी एक थोड़ी सी नामुमकिन सी बात है। लेकिन उम्मीद है कि हम इसी तरह की चीज़ों पे तो जी हम चाहते हैं कि रिफॉर्म आए और अच्छे लोग आगे आए। वकालत का पेशा बड़ा नोबल पेशा है हमेशा से, सो उसमें अच्छे लोग आने चाहिए और मैं इनकरेज करूंगा कि जी आएँ और वो जजी की तरफ भी जाएं। मैंने तो एक और रूट ले लिया है, तो वो जजी वाला दरवाज़ा अपने लिए मैंने बंद कर दिया है, बट अच्छे लोग हमें चाहिए और कोई भी आएगा उसकी हम सबको मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो जजेस आते हैं, आप बैरूनी ममालिक में भी देखिए, वो आप जज डायरेक्ट भर्ती करके तो वहां नहीं रख सकते ना। जज अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा था, एक अच्छी जो है वो बातचीत चल रही थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, पता भी नहीं चला 1 घंटा गुजरते हुए। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी बहुत शुक्रिया, ताहा साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।